हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। एसएससी सीजीएल 2025 मेंस की तैयारी स्टार्ट करते हैं लाइव मॉक्स के साथ। पहला मॉक कराया गया था 25 से 27 अक्टूबर तक लाइव था। आप सभी लोगों ने दिया होगा, लगभग 12,000 लोगों ने इस मॉक को दिया है। इसका सेफ स्कोर, मैथ्स का सॉल्यूशन, डिटेल एनालिसिस, सारी चीजें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, तो पूरी वीडियो देखिए। जो लोग नए हैं वो कैसे मॉक को दे सकते हैं इसके बारे में पहले जान लेते हैं। आरबी की वेबसाइट rb.learning.com पे जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा। वहां पे लाइव टेस्ट पे आप जाएंगे ना, तो वहां पे आपको जो भी लाइव मॉक अवेलेबल होते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पे, वो सारे दिखते रहते हैं। जैसे अभी ये वाला लाइव मॉक खत्म हुआ है आपका, इसके बाद सीएचएसएल का जो लाइव टेस्ट है वो अभी भी ऑनगोइंग है। सीएचएसएल 2025 टीयर 1 के लिए 5 लाइव टेस्ट आएंगे आपके एग्जाम तक, तो ये वाला टेस्ट भी आप वहां पे जाके अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक अगर अटेम्प्ट नहीं किया है। अटेम्प्ट करने के बाद आप टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े आरबी के, क्योंकि यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन, जब भी कोई लाइव टेस्ट होता है उसके बारे में, या कोई एग्जाम से रिलेटेड अपडेट है, जैसे अभी रेलवे के नोटिफिकेशन आए अंडर ग्रेजुएट लेवल के, तो उसका नोटिफिकेशन डाल दिया। उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर पेपर्स को कैसे एक्सेस करें, उनकी पीडीएफ वगैरह डाल दी। तो आरआरबीजे का नोटिफिकेशन, सारी इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम पे मिलती रहती है। ठीक है, इवन यूट्यूब वीडियोस के लिंक भी आपको वहां पे मिलते रहते हैं। तो वो सारी की सारी चीजें टेलीग्राम से जरूर जुड़ना है। और अगर आपने ये मॉक दे दिया है, आपको फ्यूचर में इसका एनालिसिस करना है, या फिर अगर आप आरबी के पेड टेस्ट सीरीज यूजर हो, बाद में अटेम्प्ट करना चाहते हो, छूट गया अभी मॉक, तो कैसे एक्सेस करेंगे? आरबी की वेबसाइट पे पेड टेस्ट में जाएंगे, उसके अंदर यहाँ पे सीजीएल टीयर 2 का आपको टेस्ट सीरीज दिखेगी। इस टेस्ट सीरीज के अंदर 2025 सीजीएल टीयर 2 लाइव मॉक्स फोल्डर वाले फोल्डर में आपको जो पहला मॉक है दिख जाएगा। आप नंबर के हिसाब से ट्रैक कर सकते हैं, क्योंकि थोड़े टाइम में वो लाइव मॉक्स में से हट जाएगा, तो वो आपको यहीं पे मिलेगा। और जो लोग अटेम्प्ट नहीं कर पाए हैं, अगर आप पेड टेस्ट सीरीज यूज रहे हैं, तो आप इसे बाद में भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। और इसी फोल्डर में हम टोटल 30 मॉक्स प्रोवाइड करेंगे, जिसमें लाइव मॉक्स तब तक मेरे ख्याल से लगभग 10 के या 12 के आसपास आपको मिल पाएंगे, क्योंकि हर सैटरडे संडे लाइव मॉक कराया जाता है। और बाकी टोटल 30 मॉक्स हम इसके अंदर प्रोवाइड करेंगे, जो पेड टेस्ट सीरीज है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे और टेस्ट अवेलेबल हैं, जैसे सेक्शनल टेस्ट बहुत सारे अवेलेबल हैं, सेक्शन 1 के अलग से, सेक्शन 2 के अलग से, फिर खाली मैथ्स के सेक्शनल, जीके के सेक्शनल टेस्ट भी अवेलेबल है, और कैलकुलेशन बूस्टर क्विज़, और बहुत सारी चीजें टेस्ट सीरीज में अवेलेबल है, जो आपकी मेंस की प्रिपरेशन को बहुत पक्का बनाती है। और उसके अलावा काफी सारे इंडिविजुअल टेस्ट, जैसे जिन लोगों की मैथ्स वीक है, उन्हें टॉपिक वाइज टेस्ट चाहिए मेंस स्पेसिफिक कंटेंट के साथ, तो वो इस फोल्डर में मिलेंगे, मैथ्स टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज वाले इसमें टेस्ट सीरीज में। ठीक है, जिससे आपकी, जिन लोगों की तैयारी अच्छी है, सिर्फ बढ़िया क्वेश्चंस के साथ टेस्ट देना, वो यहाँ से दे सकते हैं। इंग्लिश के लिए अलग फोल्डर है, रीजनिंग के लिए अलग फोल्डर है, अलग अलग टेस्ट सीरीज अवेलेबल है दैट यू कैन यूज फॉर योर प्रिपरेशन डिपेंडिंग अपॉन योर नीड। वरना आरबी की कॉम्बो टेस्ट सीरीज के अंदर 500 रुपीज में सारे के सारे टेस्ट आपको एक सिंगल प्लान के अंदर मिल जाते हैं, जो कि बेस्ट रहता है। और इसमें डेली टारगेट ग्रुप भी सीजीएल टीयर 2 एस्पिरेंट्स के लिए बना दिया गया है, जिसके अंदर डेली आपको टारगेट दिया जाता है टेस्ट को कंप्लीट करने के लिए। 22 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ था, अभी तो स्टार्टिंग के 15 दिन तो जो नए टॉपिक्स हैं पहले उनके ही टारगेट्स दिए जाते हैं, तो उसमें तो वीडियोज वगैरह भी रिकमेंड करता हूं मैं, जो आरबी की फ्री अवेलेबल होती है। तो मेजर जो डेली बेसिस से बहुत सारे टेस्ट के जो टारगेट्स मिलेंगे, वो स्टार्टिंग के 15 दिन के बाद मिलने स्टार्ट होते हैं। तो आप अभी भी इसमें ज्वाइन कर सकते हैं, एनरोल करके अपने टेस्ट को एक टारगेट के हिसाब से गिवन टाइम में दे सकते हैं, जिससे कि आपकी स्पीड बढ़िया हो जाए और आपकी कोई चीज छूटे भी ना। ठीक है, और उसमें सारी चीजें मैं आपको गाइड करते ही रहता हूँ। सारी की सारी टेस्ट सीरीज भी उसके अंदर है, और रिपीटर जो 2026 को टारगेट कर रहे हैं सीजीएल को, और अभी कुछ मार्क्स जिनको लग रहा है उम्मीद कम है सिलेक्शन होने की, वो 2026 वाला 120 डेज का टारगेट प्लान भी ऑप्ट कर सकते हैं टेस्ट सीरीज के साथ। इस तरीके से आपको डेली टारगेट वहां पे दिए जाते हैं। चलिए मॉक पे आते हैं। लगभग 12,000 एस्पिरेंट्स ने इस मॉक को अभी तक दिया है। इसके अंदर आप एनालिसिस कर सकते हैं, सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज में, सारी चीजें जैसे ही आप अटेम्प्ट करते हैं आपको साथ के साथ मिल जाती है। इस मॉक में एवरेज स्कोर 231 मार्क्स गया है, लेकिन अगर हम देखें यहाँ पे ज्यादातर लोगों का जो स्कोर यहाँ पे वेरी करेगा, वो आपका, अगर मैं मीडियन स्कोर वाली बात करूं, तो ओवरऑल इस पूरे मॉक में मीडियन स्कोर गया हमारा 263 मार्क्स। सभी लोग, जितने लोगों ने अटेम्प्ट किया, 340 से ज्यादा स्कोर करने वाले 61 है, 330 से ज्यादा स्कोर करने वाले 182। इस तरीके से सभी एस्पिरेंट्स का आप यहाँ पे डाटा देख सकते हैं। अगर हम देखें यहाँ पे, तो 300 या 300 से ज्यादा स्कोर करने वाले 1752 कैंडिडेट्स हैं आउट ऑफ 12,000 एस्पिरेंट्स। सेक्शन वाइज चले तो सेक्शन 1 में आप देखेंगे हमारे पास 170 से ज्यादा स्कोर करने वाले 40 स्टूडेंट्स हैं, 150 से ज्यादा स्कोर करने वाले 1272 कैंडिडेट्स हैं, 140 से ज्यादा स्कोर करने वाले हमारे पास 2909 कैंडिडेट्स हैं। रिस्पेक्टिव आप परसेंटाइल भी देख सकते हैं कि कितनी कितनी चलेगी। जो मेरे हिसाब से सेक्शन 1 के लिए सेफ स्कोर होगा इस पर्टिकुलर मॉक में, वो 145 के आसपास रहेगा। एवरेज स्कोर यहाँ पे 111 है और मीडियन स्कोर 125 है।
अगर सेक्शन 2 की बात करेंगे तो इसके अंदर लोगों का स्कोर देख सकते हैं 210 में से 190 प्लस 30 लोगों ने किया है। ठीक है, टॉपर्स में कुछ लोग चीटिंग कर लेते हैं जीके वगैरह में, जो कि ट्रैक करना भी इम्पॉसिबल होता है, इसलिए उससे बिल्कुल जो टॉप पे स्टूडेंट्स है उन्हें स्किप करके चलिएगा। और बाकी 15-20 बच्चे अगर आप ऐसे हटा भी देंगे तो ओवरऑल पे कुछ फर्क नहीं पड़ता है नेट। तो आप यही देखिए कि आपकी परसेंटाइल क्या बन रही है, कैसे चीज चल रही है। तो स्कोर्स एस्पिरेंट्स के कुछ इस तरीके से 160 प्लस स्कोर करने वाले 1689 कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, और जो सेफ स्कोर मेरे हिसाब से इस मॉक में रहेगा आपका, अगर 155 प्लस लेके आते हैं तो डेट विल बी कंसिडर्ड अ सेफ स्कोर फॉर अ मिनिमम पोस्ट। ठीक है, 145 उसका 155 इसका, एवरेज स्कोर इसमें 118 है और मीडियन स्कोर 139 गया है। ओवरऑल सारी शिफ्ट का सेफ स्कोर अगर हम देखें तो 2400 ग्रेड पे पोस्ट के लिए, अनरिजर्व कैटेगरी से इट विल बी समवेयर अराउंड 299। ऐसी ओबीसी ईडब्ल्यूएस का लगभग सेम ही गई थी पिछली बार कट ऑफ, उस हिसाब से मैं बता रहा हूं आपको। एससी कैटेगरी का 284 के समथिंग और एसटी कैटेगरी का आपका 273 के आसपास मिनिमम जॉब पाने के लिए सेफ स्कोर होगा। आपको पता होना चाहिए कि 2400 ग्रेड पे कौन लोग एलिजिबल होते हैं अगर आप रिजर्वेशन नहीं लगाते, तो जिनकी एज 27 से कम होती है। ठीक है, और 27 से 30 वाले अनरिजर्व्ड के हिसाब से वो सिर्फ इन पोस्ट के लिए एलिजिबल रहते हैं। और अगर आप अलग कैटेगरी से हैं तो आपको रिलैक्सेशन भी मिलता है। तो जैसे ओबीसी में आपका 3 साल का रिलैक्सेशन जुड़ जाता है, ईडब्ल्यूएस में कोई रिलैक्सेशन नहीं है, एससी एसटी कैटेगरी में 5 साल का रिलैक्सेशन जुड़ जाता है। तो फिर वो मतलब जैसे एससी एसटी वाले 32 ईयर्स तक भी 2400 गेट पे पोस्ट के लिए एलिजिबल रहते हैं। ये थोड़ी सी चीजें आपको पता होनी चाहिए जैसे चलती हैं। तो मैंने आपको इस मॉक का सेफ स्कोर भी बता दिया। बाकी कंप्लीट तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो ऑफिसर बैच से भी कर सकते हैं, जिसमें कॉम्बो टेस्ट सीरीज ऑलरेडी इंक्लूडेड रहती है, और अगले साल की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये बेनिफिशियल रहेगा। ऐसे ही मैथ्स कोर्स है, तो जो मैथ्स की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है, अगर आप मैथ्स कोर्स आरबी का परचेज करते हैं तो उसके साथ इंक्लूडेड है वो फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, और साथ के साथ यहाँ पे मेंस का जो टारगेट बच्चे कर रहे हैं तो वो 4 मंथ्स वैलिडिटी प्लान ले सकता है, जिसमें सारी जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे सारी रिकॉर्डेड वीडियो आज आपके लिए अवेलेबल होंगी, जो आप यूज कर सकते हैं प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, और जो टीयर 2 की टेस्ट सीरीज भी है उसमें जो क्वेश्चंस हैं वो भी मैथ्स कोर्स का ही कंटेंट अवेलेबल है। तो इसका मतलब अगर आप मैथ्स की टीयर 2 की टेस्ट सीरीज ले रखी है और उसके क्वेश्चंस के वीडियो सॉल्यूशन चाहिए एक तरीके से, तो फिर आप ये कोर्स तब भी ले सकते हैं, जिससे कि आपको अच्छे तरीके से बेस्ट मेथड के साथ क्वेश्चंस को करना आ जाए। बाकी अब एक एक करके यहाँ पे सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे जो भी मॉक में पूछे गए थे, एंड आई होप यू विल लर्न अ लॉट। और जिन लोगों के मार्क्स में स्कोर कम आ रहे हैं या फिर टाइम ज्यादा लग रहा है तो डेफिनेटली वीडियो सॉल्यूशंस देखा करें। जिन क्वेश्चंस में आप फंस रहे हैं एटलीस्ट उन क्वेश्चंस की तो वीडियो सॉल्यूशन देखा करें, हो सकता है आपको कुछ बेटर मेथड्स बेटर तरीके मिले जिससे आप एग्जामिनेशन में उन क्वेश्चंस को कम से कम टाइम में कर सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास काफी इजी, 76% लोगों ने कर लिया, प्रोबेबिलिटी का है। कहता है एक जार के अंदर 7 व्हाइट 9 ब्लैक 5 रेड और 11 ब्लू मार्बल्स हैं। एक सिंबल मार्बल को रैंडमली चूज किया जाता है, तो हमें बताना प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो ब्लैक होगा या फिर रेड होगा। तो आप कहेंगे सर ब्लैक या फिर रेड, तो 9 + 5 ये हो गया 14, इन दोनों में से ये हमारे हो गए फेवरेबल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स कितने मार्बल हैं 14, तो ये हो गए +7 21 और 11 32। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट यही होती है ना हमारी, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। सॉल्व करके आंसर बता देंगे, ये वाली वैल्यू 2 से कट के हो जाएगा 7/16। इतना सिंपल था, इसलिए ज्यादातर लोगों ने कर भी दिया इसे आसानी से सॉल्व। चले आगे। अगला सवाल हमारे पास कहता है कि भाई मोड बता दो इस डेटा का, राउंडेड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस। स्टार्टिंग में था तो ज्यादा लोगों ने कर लिया, बाद में होता तो शायद बच्चे से थोड़ा छोड़ भी देते हैं जिन लोगों की स्पीड थोड़ी कम होती है। देखो मोड कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हमें निकालनी होती है मॉडल क्लास। मॉडल क्लास कैसे मिलेगी, हमें ये देखना होगा कि भाई फ्रीक्वेंसी कौन सी क्लास की सबसे ज्यादा है, वो हमारी मॉडल क्लास कहलाती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी है, यहाँ पे है हमारे पास, तो हमारी मॉडल क्लास बन जाएगी ये, है ना। मॉडल क्लास का मतलब सिर्फ इतना सा है, जो मेरा मोड है वो इस रेंज में लाई करेगा 25 से 30 के रेंज में। तो यहाँ पे एक ऑप्शन हम एलिमिनेट कर सकते हैं कि ये नहीं हो सकता। अब कुछ चीजें हम लिखेंगे, जैसे इसे हम बोलते हैं लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, इसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, जिसे हम एफ से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास इसे मैं F1 से मान सकता हूं, और फ्रीक्वेंसी ऑफ द नेक्स्ट क्लास इसे मैं F2 से डिनोट कर सकता हूं। तो हमारे पास मोड का फॉर्मूला क्या होता है, मोड होता है
लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास प्लस फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास डिवाइडेड बाय ट्वाइस इनटू में फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ द सक्सीडिंग क्लास और इनटू में h। h क्या होता है? ये होता है क्लास इंटरवल, दैट इज 25 और 30 के बीच का गैप, ये h कहलाता है h। तो ये हो गया, आप कह सकते हैं अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को घटा दो तो ये हो जाता है मेरे पास 5। ठीक है, इसे क्लास इंटरवल बोलते हैं। अब देखो ये समझाने के लिए फॉर्मूला है, बाकी आपको एग्जाम में कैसे करना है कुछ नहीं करना, आपने मॉडल क्लास मिल गई डायरेक्टली। अब फॉर्मूला नहीं देखूंगा मैं, डायरेक्टली आपको यहीं पे सोल्व करके बताऊंगा। आपने कहा सर ये 25 से बड़ा होगा, मेरे को पता है 25 और 30 की रेंज में, तो 25 से बड़ा होगा तो 25 प्लस। इसके बाद भाई इस वाली वैल्यू में से पीछे वाली वैल्यू को घटा दो, 13 माइनस 6 कितना हो गया मेरे पास? 7 हो गया, डिवाइडेड बाय जो ये वाली वैल्यू निकल के आई मेरे पास। अब इसे 13 में से ये वाली वैल्यू को भी घटा दो तो ये आ गया 2, इन दोनों का सम कर दो तो 7 प्लस 2 कितना हो गया मेरे पास? 9 और इनटू में फ्रीक्वेंसी ऑफ द मिडिल क्लास, ये वाली वैल्यू है मेरे पास 5। ठीक, तो ये वाली वैल्यू कितनी होगी? 35 डिवाइडेड बाय 9 तो जाएगा 3.88 लगभग जाएगा, तो 28.88 ये मेरा क्या आ जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्लियर क्वेश्चन सभी लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। इसमें बाकी और भी डिडक्शंस निकाल पाते हैं हम कि भाई जैसे कि एक चीज और आप ऑब्जर्व कर पाएंगे, जैसे इन क्वेश्चंस में अगर मेरे को ये आंसर बताना था ना तो मेरे को ये सब मेहनत करने की जरूरत नहीं थी, मैं इसका डायरेक्टली भी आंसर बता सकता था। डायरेक्टली कैसे? आप ये देखो यहाँ पे मेरे पास 13 है ना, आपको बस ये ऑब्जर्व करना है कि भाई ये वाला गैप बड़ा है या ये वाला गैप बड़ा है। ठीक है, मतलब ये नियर बाय से देख लो कि ये वाली वैल्यू नियर बाय है इसके या फिर हमारे पास ये वाली वैल्यू नियर बाय है। इन दोनों में से कौन सी वैल्यू नियर बाय है? हमने देखा यार 11 ज्यादा पास है 13 के, तो जो मेरा आंसर होगा ना इसकी मिडल वैल्यू से इस साइड मूव करेगा, मतलब इन दोनों की मिडल वैल्यू है 27.5, तो जो मेरा मोड होगा ना वो इससे थोड़ा सा बड़ा होगा अगर नीचे ये वाली वैल्यू पास है। और अगर ये वाली वैल्यू पास होती तो मैं कहता जो मेरा मोड होता वो 27.5 से थोड़ा सा कम होता। अगर आपको स्टैटिस्टिक्स की अच्छी नॉलेज है, आपने ग्राफ्स वगैरह देखे हुए हैं, तो आपको ये चीज समझ आएगी अच्छे तरीके से कि आपको अगर इसका मिडल वैल्यू से देखना है कि भाई ये मेरी मॉडल क्लास है, मिडल वैल्यू से जो आंसर होगा वो कम होगा या ज्यादा होगा, तो आपको बस ये देख लो। अगर इतना इससे भी कंपेयर नहीं करना चाहते तो बस इन दोनों वैल्यू को देख लो कि भाई इन दोनों में कौन सी वैल्यू बड़ी है, 6 बड़ा है या 11 बड़ा है। अगर 11 बड़ा है तो आपकी वैल्यू 27.5 इसकी मिडल वैल्यू से बड़ी होगी, अगर यहाँ पे ये वैल्यू बड़ी होती तो ये 27.5 से थोड़ी सी छोटी होती। तो मेरा आंसर क्या है? 27.5 से बड़ी वैल्यू एक ही वैल्यू थी, तो यही मेरा इस क्वेश्चन का क्या होगा? डायरेक्ट आंसर होगा। क्लास जब मैं यहाँ पे ले रहा हूँ यूट्यूब पे, सेशंस इंपॉर्टेंट रहते हैं। जिन लोगों का मैथ्स वीक है उन लोगों के लिए क्लासेस तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी जो मॉक सॉल्यूशन मैं कराता हूँ। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारी नई नई ट्रिक्स मैं आपको बताता रहता हूँ, जो भी क्वेश्चन को देख के दिमाग में आती है, जो आप एग्जाम में इजीली यूज कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन देखते ही आंसर मार्क किया जा सकता था इस क्वेश्चन का। आपको ओवरऑल ऊपर से देखा, मैं एक बार दोबारा बनाता हूं कि भाई इसी क्वेश्चन को अगर दोबारा से आ जाए बिल्कुल सेम वैल्यू के साथ तो 10 सेकंड में कैसे आंसर मार्क करेंगे हम? हमने ये सब हटा दिया इसमें से। क्वेश्चन देखते ही ये समझ में आया भाई मोड बताना है तो मॉडल क्लास कौन सी होगी? ये होगी। तो अच्छा 25 से 30 के बीच में वैल्यू आएगी, फिर इसकी मिडल वैल्यू है 27.5। अब देखो ये वाला बड़ा है तो भाई ये 27.5 से बड़ी है, अगर ये बड़ा होता तो 27.5 से छोटी। तो ये 11 है, ये बड़ा है तो 27.5 से बड़ी वैल्यू होगी और 30 से छोटी होगी। तो मेरा जो रेंज होगा ना मोड इस रेंज में लाई करेगा, इस रेंज में एक ही ऑप्शन है, तो क्वेश्चन खत्म हो गया। चले आगे, अगला सवाल हमारे पास इजी सवाल था, फिर भी पता नहीं लोग क्यों नहीं कर पाए इसे। कहता है कि दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट है ना वो इतना है और उनका स्टेप इतना दे रखा है, तो हमें कितने पॉसिबल पेयर्स होंगे ये बताना है। अच्छा, तो मान लो नंबर 1 को मैं मान लेता हूं AH और नंबर 2 को मान लेता हूं मैं BH, क्योंकि इनका कॉमन फैक्टर HCF हो गया और बाकी जो कॉमन फैक्टर नहीं है वो A और B मान लो। इन दोनों का अगर हम प्रोडक्ट कर दें तो ये वाली वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है? 2400। अगर H 10 के बराबर है तो AB इंटू में 10 स्क्वायर 2400 के बराबर होगा, 100 कट जाएगा तो AB का मान आ गया 24। अब AB क्या क्या मान ले सकते हैं हमें देखना पड़ेगा। A और B आपस में क्या होंगे? को प्राइम होंगे, मतलब इनमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं हो सकता, क्योंकि कॉमन फैक्टर्स किसके अंदर आ गए? आपके HCF में चले गए। तो क्या वैल्यू रख सकते हैं? आप कहेंगे सर A का मान 1 रख लो,
तो बी का मान मेरे पास कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, पॉसिबल है। ए का 2 रखूंगा तो बी का 12 नहीं, क्योंकि दोनों कोप्राइम नहीं है। ऐसे 3 रखूंगा ये, तो ये वाली वैल्यू 8, ये पॉसिबल है। ये 4 रखूंगा तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी 6, कोप्राइम नहीं है। फिर यहाँ पे अगला पेयर जो बनेगा 5 से कटेगा नहीं, फिर 6 और 4, फिर तो रिपीट होना स्टार्ट हो गया ना। हमसे पेयर पूछे थे कि कितने पेयर पॉसिबल होंगे, तो आप कहेंगे सर एक पेयर तो जब बनेगा जब ए को आप 1 रखोगे, बी को 24 मतलब, और यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी, और एक पेयर हमें यहाँ पे मिलेगा। छोटी वैल्यूज थी तो मैंने डायरेक्टली पुट करके भी रख ली। इसमें अगर बहुत मुश्किल कैलकुलेशन बनती है तो हम इसे और फर्दर फैक्टर्स में स्प्लिट करके भी क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। फैक्टर्स में कैसे स्प्लिट करेंगे, मान लो मैंने कहा ए बी का मान कितना है 24 है, 24 को प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में ब्रेक कर दो। 24 होता है मेरे पास 2 की पावर 3 दैट इज 8 इंटू में 3 की पावर 1 है ना, और इंटू में 1 रहेगा। तो जब मैं बताऊंगा कि कितने पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं ए और बी की, क्योंकि ए और बी आपस में कोप्राइम है, तो पहली चीज तो आपको दिखेगी भाई एक तो 1 है और इसके साथ कॉम्बिनेशन बन जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। और क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है, आप कहेंगे सर 1 को यूज कर लिया, अब दोबारा तो 1 यूज नहीं हो पाएगा, तो पहला पेयर तो यहाँ से आ गया। दूसरा पेयर अब इन्हीं से लेना पड़ेगा मेरे को, इन दोनों चीजों से। तो यहाँ पे मेरे पास कितनी डिस्टिंक्ट वैल्यूज है भाई, 2 ही डिस्टिंक्ट वैल्यूज है ना, 2 ही प्राइम नंबर दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे अगर मैंने 3 की पावर 1 ले लिया तो दूसरा मेरे को यहाँ पे 2 की पावर 3 लेना पड़ेगा, है ना। दूसरा पेयर ये बन गया। अब इसके अलावा या कोई और पॉसिबिलिटी, क्योंकि कोई भी और चीज करोगे आप 2 का जो पावर में है तो एक 2 को इधर लेके जाओगे 3 के साथ, तो वहां पे क्या होता चला जाएगा, वो फिर कोप्राइम नहीं रहेंगे वो, है ना। तो 2 ही केसेस बन सकते हैं। ऐसे ही मान लो मेरे पास ए बी का मान कोई और मुश्किल वैल्यू आ जाती, आप कहते हैं सर ए बी की वैल्यू आ गई हमारे पास से जिसके थोड़े फैक्टर्स भी ज्यादा हो, चलो 160 हो गया, ठीक है। आपसे पूछ ले भाई कि अब बताओ आप कितने पॉसिबल पेयर्स हैं, तो कैसे बताएंगे पेयर्स कितने पॉसिबल होंगे। आप कहेंगे सर यहाँ पे 160 को अगर मैं 2 से लेके चलूं, पहले 1 और 160 हो गया, फिर 2 फिर 80 फिर ऐसे सारे, फिर 4 फिर सारे काटते हुए चलूंगा तो बहुत लंबा टाइम चला जाएगा। आपने 160 को ब्रेक कर दिया, आप कहेंगे सर 2 की पावर 5 32 होता है और 5 की पावर 1 में ही होता है। तो पहला फैक्टर तो ये बन जाएगा 1 के साथ ये कॉम्बिनेशन, और दूसरा क्या हो जाएगा, मेरे पास 2 ही प्राइम नंबर बचे, तो एक बार जैसे ही आप 5 की पावर 1 ले लेंगे तो यहाँ पे आपको दूसरी साइड 2 की पावर 5 ही रखना पड़ेगा। तो इसमें भी कितने पेयर्स पॉसिबल होंगे, सिर्फ 2 पेयर पॉसिबल होंगे। और ऐसे अगर यहाँ पे तो 2 फैक्टर वाले ले रहा हूं मैं, यूनिक जो प्राइम नंबर आ रहे हैं इसके फैक्टर्स में 2 ही आ रहे हैं, है ना। अगर ऐसे मैं और भी ज्यादा बढ़ाऊं तो उसमें भी फिर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट लगा के यूज कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हालांकि एग्जामिनर इतनी डिटेल में नहीं पूछता है चीजें, सिंपल वैल्यूज पर पूछता है, तो बेसिक से भी कर सकते हैं। अब देखो कहता है ABCDEF एक क्या है, रेगुलर हेक्सागन है जिसकी एक साइड हमें 48 दे रखी है। हमें बताना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या होगा। तो भाई रेगुलर हेक्सागन की सारी साइड बराबर होती हैं, तो मैंने यहाँ पे ABCDEF बना लिया। हमें इसका एरिया पूछा इस ट्राइंगल का, कैसे करेंगे। आप कहेंगे सर ये 48 ये 48। रेगुलर हेक्सागन में सारे कोण कितने डिग्री के होते हैं भाई, आप कहेंगे सर 120 डिग्री के होते हैं, पता है। एक ट्राइंगल का एरिया अगर मुझे निकालना हो जिसके 2 साइड और बीच का एंगल गिवन हो, तो क्या यूज करते हैं फॉर्मूला, हम यूज करते हैं हाफ AB sin थीटा, जिसमें A और B हमारी 2 कॉन्जिक्यूटिव साइड्स होती हैं और थीटा उनके बीच का एंगल। तो हाफ AB मतलब 48 इंटू में 48 और साइन 120 डिग्री। साइन 120 क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रिजल्ट देता है, ऑब्वियसली हमें पता है एरिया पॉजिटिव आएगा। साइन 120 को साइन 180 माइनस 120 भी लिख सकते हैं अगर आपने पढ़ा हुआ है। और ये वाली वैल्यू मेरे पास क्या हो जाती है, ये वाली वैल्यू साइन 60 के बराबर हो जाएगी। और साइन 60 क्या होता है मेरे पास, ये होता है √3/2। तो मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, देखो एक 2 से एक 2, 2 2 है ना ये, तो यहां से इन दोनों को काटूंगा तो 24, तो ये 576 √3। देखो काटने का तरीका भी बहुत मैटर करता है। अब इसमें ही मैं अगर गलत तरीके से काटता, मैं कहता यार ये 4 बन गया, 4 से इस 48 को काट देता तो मेरे पास क्या जाता 12 इंटू 48 को मल्टीप्लाई करना मुश्किल पड़ता, टाइम ज्यादा लगता। मैंने ये देखा यार 2 2 है दोनों जगह, यहाँ पे भी काटना है, तो अगर इसको अलग काटू इसको अलग काटू तो 24 का स्क्वायर बनेगा, जो मेरे को ऑलरेडी पता है, तो कैलकुलेशन नहीं करनी। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी मेरे पास। ये थोड़ी छोटी चीजें एग्जाम में आपका टाइम बचा देंगी अगर आप सही तरीके से प्रैक्टिस करोगे। यही चीज मैं आपको अपने मैथ्स क्लासेस में भी समझाता हूँ, कोर्सेज में भी समझाता हूँ, फ्री क्लासेस में भी, यूट्यूब पे जो टेस्ट का सोल्यूशन कराता हूँ उसमें भी, और ऐसी ही चीजें आपको
कोशिश करता हूं आप ज्यादा तेज तक यूटिलाइज कर पाए। जैसे ये वाला सवाल था, ये 26% लोग ही सोल्व कर पाए, हालांकि कोई मुश्किल सवाल नहीं है, कई बार एसएससी मेंस में इस तरीके के सवाल आ चुके हैं। कहता है 22√2 को डिवाइड करा इससे, और ये a+√5 भी है। a भी मेरा 0 से बड़ा है, तो आप बता दो ab डिवाइडेड बाई a+b क्या होगा। हमें पता है इस तरह के क्वेश्चंस में हम इस वाले पार्ट को इस तरीके से सिंप्लीफाई करते हैं कि ये इस फॉर्म में आ जाए, है ना। मान लो ये फॉर्म में आ गया 3+2√5, तो हम क्या देते हैं फिर कंपेयर करके, भाई a ये हो जाएगा और b क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समझ आया? तो हमारा काम है इस पार्ट को सिंप्लीफाई करना। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर से जितना भी रूट वाला पार्ट है वो एलिमिनेट करना है। अब रूट वाला पार्ट हमारे पास यहाँ पे तो है ही √2 अलग से, लेकिन मेरे को एक चीज और दिख रही है, यहाँ पे रूट के अंदर एक और बहुत बड़ा सा ये मिक्स्ड इरेशनल नंबर जा रहा है ना। तो इसे रूट से बाहर निकालने के लिए क्या करेंगे, आप कहेंगे सर रूट के अंदर मेरे पास अगर दे रखा है कोई भी चीज, जैसे 3+√5 है, तो हम कोशिश करते हैं इसे, अगर मैं कहूं तो हम इसे a+b का होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि मेरे पास a+b रूट से बाहर आ जाए। अगर प्लस का साइन हो, माइनस का साइन हो, तो a-b का होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं। और ये वाली वैल्यू क्या होती है, a+b का होल स्क्वायर अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे, तो मतलब जो ये वाली फॉर्म है ये किस तरीके की होनी चाहिए, a² + b² + 2ab की फॉर्म में ये जाना चाहिए। जब हम इस तरह के क्वेश्चन सेट्स में मैंने आपको पढ़ाया था, तो हम क्या करते हैं, a² + b² वाला पार्ट इसे बनाने की कोशिश करते हैं और 2ab इसे बनाने की कोशिश करते हैं, है ना। यही सीखा था हमने। तो यहाँ पे 2 का कोफिशिएंट चाहिए मुझे, यहाँ पे तो 2 का नहीं दिख रहा, तो मेरे को 2 की जरूरत है। तो एक काम करेंगे भाई, इसमें पूरे में √2 से मल्टीप्लाई कर दूं नीचे, और ऊपर भी √2 से मल्टीप्लाई। इसके डबल फायदे होंगे मेरे को भाई, ये तो नीचे से √2 हट जाएगा, अंदर 2 चला जाएगा जो मुझे चाहिए, और ऊपर से भी √2 हट गया, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 44 डिवाइडेड बाई 4 2 8 माइनस √2 अगर अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 2 6 हो जाएगा, और ये मेरे पास 2√5 हो जाएगा। अब आसान हो गया। अब आप कंपेयर करेंगे, a² + b² बनाना है और ये ab, तो भाई इसे ab है अगर ये, तो √5 के फैक्टर्स तो कुछ ज्यादा है ही नहीं, √5 और 1 ही आएगा। आप कहेंगे सर इन दोनों का स्क्वायर करूंगा तो √5 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर क्या 6 बन रहा है, तो क्या ये पूरा का पूरा पार्ट मेरे पास √5 + 1 का होल स्क्वायर बन गया। और अगर ये बन गया तो बाहर निकल जाएगा मेरे पास, और √5 + 1 इस पूरे ब्रैकेट की जगह बाहर आ जाएगा। तो आप कहेंगे सर 44 डिवाइडेड बाई 8 माइनस √5 - 1 ये बचा। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 44 डिवाइडेड बाय मेरे पास यहाँ पे 7 माइनस √5 बचेगा। और अब यहाँ पे देखो सिंप्लीफाई करना आपको आता ही है, आप कहेंगे सर ऊपर भी 7 + √5 से मल्टीप्लाई, रेशनलाइज जो हम कहते हैं प्रोसेस, 7 + √5 से इधर भी मल्टीप्लाई, तो ऊपर 44 तो ये रह गया, 7 + √5 रह गया, लेकिन नीचे 7 का स्क्वायर 49 और 5 का स्क्वायर 5, 49 - 5 44, a + b a - b का फॉर्मूला लगाया तो 44 से 44 एलिमिनेट, तो 7 + √5 मेरा बचा। कंपेयर कर रहे हैं a + √5b से, है ना, तो यहाँ पे 1 लिख सकता हूँ, 5 का कोफिशिएंट, या फिर 5 × में 1 अलग से √5 में, तो आप कहेंगे सर ये a हो गया और ये 1 मेरा क्या हो गया, b हो गया। a b कितना हो जाएगा, 7 × में 1, और a + b 7 + 1, तो मेरा आंसर क्या आ गया, 7/8 आ गया। क्लियर? इस तरीके से कर सकते हैं, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग डेफिनेटली है। आप इसे इस तरह का क्वेश्चन मिले तो आपके ऊपर है प्रैक्टिस कितनी है, आप लास्ट के लिए भी छोड़ सकते हैं, बट दिस इज द प्रोसेस दैट यू नीड टू फॉलो, कि आप कम से कम टाइम में तभी कर पाएंगे। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं कि भाई √2 को पहले इधर मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इधर भी नीचे √2 ले लेते हैं, फिर इसे बेसिक से सिंप्लीफाई करते चलते हैं। वो है सेम चीज लेकिन टाइम ज्यादा लगा देगा। बेटर है ऊपर नीचे दोनों में √2 से मल्टीप्लाई कर दो, वही काम कर रहे हैं बट चीजों को थोड़ा और सही तरीके से देख रहे हैं। अगला सवाल हमारे पास, अब ये सवाल एसएससी एग्जाम्स में इतनी बार पूछा जा चुका है, हर साल क्वेश्चंस आते हैं इसमें, फिर भी लोग नहीं कर पाते। कहता है एक कैन के अंदर 2 मिक्सचर हैं, लिक्विड ए और बी, जिनका रेशियो दे रखा है हमें 8:5। आगे कहता है 19 लीटर मिक्सचर को हमने निकाला और कैन को फिर बी से रिप्लेस कर दिया, लिक्विड बी से, और जो फिर ए और बी का रेशियो बना वो 9:8 है। तो हमें बताना है कि भाई लिक्विड ए इनिशियली कितना था कैन के अंदर। कैसे सॉल्व करेंगे, स्टेप बाय स्टेप लॉजिक के साथ समझाता हुआ चलूंगा। मान लो मेरे पास a + b क्या है, टोटल x लीटर है,
ठीक है, इसे दूध मान लो, इसे पानी मान लो। अगर मैं इसमें से मिक्सचर में से थोड़ा सा कुछ सॉल्यूशन निकाल लूं, क्या जो दूध और पानी का रेशियो है वो चेंज होगा? नहीं होगा। तो आपने कहा कि सर यहां से हम निकाल लेते हैं कितना, 19 लीटर। 19 लीटर निकाल लिया, तो मैंने कहा अब मेरे पास सॉल्यूशन कितना, x माइनस 19 लीटर हो गया। क्या मेरे पास अभी भी ये 8:5 ही रहेगा? जो इस क्वांटिटी में जो लिक्विड ए और लिक्विड बी का रेशियो वो सेम ही रहेगा, क्योंकि हमने कंबाइंड निकाला है। ठीक है, अब कहते हैं इसके अंदर अब हम डालेंगे क्या, 19 लीटर बी को डालेंगे। अगर 19 लीटर बी को डाल दिया तो सॉल्यूशन कितना बन गया? आप कहेंगे सर x माइनस 19 था, 19 जोड़ दिया तो फिर से मेरे पास टोटल सॉल्यूशन कितना आ गया, x आ गया। और इसके अंदर मेरे पास a और b का रेशियो कितना हो गया, ये हो गया 9:8। अच्छा, अब एक चीज बताओ, यहां से ऊपर वाला पार्ट भूल जाओ। मैं कहता हूं मेरे पास x माइनस 9 लीटर सॉल्यूशन था, उसके अंदर मैंने 19 लीटर बी डाला तो ये बन गया टोटल। भाई ये कितना रेशियो है? क्या चीज नहीं बदलेगी पहले तो ये बताओ आप। हमने बी को डाला, ए तो नहीं बदलना चाहिए था, लेकिन ए बदल रहा है, मतलब रेशियो मेंटेन नहीं है। पहले रेशियो को मेंटेन कर लो। ये अगर 8 है और ये 9 है, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 72 आएगा। या फिर आप ये कह सकते हैं कि भाई रेश दोनों को 72 बनाने के लिए इस वाले पार्ट में 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस वाले पार्ट में क्या कर देंगे, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यही चीज है। तो अब रेशियो हमारा कुछ इस तरीके से मेंटेन होगा। ये 72 हो गया, ये 45 हो गया, ये मेरे पास अगेन 72 और ये हो गया 64। आप देखेंगे यहाँ पे ये वाली वैल्यू मेरी कितनी बढ़ गई, ये वाली वैल्यू 19 रेशियो ही बढ़ गई। और हमने बी को कितना डाला था, 19 ही डाला था। तो मैं कहूंगा 19 रेशियो 19 लीटर के बराबर हो गया, तो 1 रेशियो 1 लीटर के बराबर हो गया। अगर 1 रेशियो 1 लीटर के बराबर, तो टोटल क्वांटिटी बताओ भाई कितनी हुई। आप कहेंगे सर रेशियो यहाँ पे मेंटेन किए, इनिशियली हमारे पास टोटल क्वांटिटी थी x लीटर, है ना, इतनी थी। तो इनिशियली मेरे पास टोटल सॉल्यूशन कितना रहा होगा, इन दोनों का सम कर देंगे तो ये वाली वैल्यू आ गई हमारे पास 6 और ये 136 लीटर। अब यहाँ पे हमारा रेशियो मेंटेन है, हमने इनिशियल क्वांटिटी निकाल ली। हमसे पूछा है स्टार्टिंग के अंदर भाई लिक्विड ए कितना था, तो स्टार्टिंग तो ये है जब हमारे पास सॉल्यूशन x लीटर था, है ना। तो इसमें टोटल सॉल्यूशन आप देखेंगे 13 रेशियो है। 13 रेशियो किसे रिप्रेजेंट करेगा, इसे रिप्रेजेंट करेगा। और लिक्विड ए है 8 रेशियो, तो 8 रेशियो का मान बताना है कि कितना होगा। तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय 13 इंटू में 8 करना पड़ेगा। सोल्व करके अपनी वैल्यू निकाल लो। अब देखो इसमें भी थोड़ा सा दिमाग लगा लो। 4 ऑप्शन है, 13 मुझे पता है डिनोमिनेटर में आना ही है। रिमाइंडर क्या आ रहा है, 3, 9, 4 और 5। पूरा सोल्व करने की जगह भाई मैं 13 से इसे काटूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, 6 आएगा। इसे 80 मान लेते हैं, 8 6 कितना हो गया 48। 48 को 13 से काटूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, आप कहेगा 39 3 जा बचेगा 9। तो मेरे पास जो भी आंसर आएगा 9/13 बचेगा लास्ट में। और यहाँ पे कुछ वैल्यू होगी, क्योंकि ये 13 से जब मैं डिवाइड करूंगा इस पूरे पार्ट को, रिमाइंडर 9 आएगा, जो हमें यहाँ पे ऊपर फ्रैक्शन की फॉर्म में दिखता भी है। तो आंसर क्या हो सकता है भाई, बस ये ही हो सकता है। ये होती है स्मार्ट अप्रोच। कैलकुलेशन देखो, जितनी बचा पाओगे उतना एग्जाम में ज्यादा स्कोर करने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। और ज्यादा कैलकुलेशन करने में भी गलतियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो थोड़ा ध्यान से करना है और ऐसे अपना आंसर निकाल लेना है। अब ये वाला सवाल बहुत ही ज्यादा सरल था। कहता है कि 2 की पावर x प्लस 3 की पावर y 43 है, ऐसे ये दे रखा है। हमें वैल्यू बताना है कि x और y का मान क्या रहेगा। अच्छा ये बताओ जरा मुझे कि x और y का मान ही पूछा, तो 4 ऑप्शन में से हम वैल्यू रख के वैसे ही कर सकते हैं। आप देखो यहाँ पे कि मेरे पास किसी से भी पकड़ सकते हो आप, x से पकड़ना चाहो x से, y से पकड़ना चाहो y से। अगर मैं y को ही देख लूं, y मेरे को 4 दिख रहा है, क्या 4 रख दूंगा यहाँ पे y की वैल्यू, तो ये तो पहले ही 81 हो जाएगा, है ना। और किसी की भी पावर कुछ भी कर दो, क्या वो नेगेटिव में वैल्यू बन सकती है, नहीं। तो अगर y को यहाँ पे 4 रख दिया मैंने, तो ये 81 43 से बड़ा हो गया, पॉसिबल ही नहीं है। तो y पॉसिबल ही नहीं है 4, तो y का मान 3 ही आना है। और अगर y का मान 3 ही आना है तो ये हो गया 27 माइनस 43 कर दिया, तो ये वाली वैल्यू आ गई मेरे पास 16। तो x का मान 2 की पावर x इक्वल्स टू 16, जो कि होता है मेरे पास 2 की पावर 4। और यहाँ पे x का मान कितना आ गया 4, तो x 4 और y 3, यही पॉसिबल है। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी, वरना दूसरी इक्वेशन से भी आप वेरीफाई करके देख लो कि क्या सेट बन रहा है क्या नहीं बन रहा। चलें आगे। अगला सवाल अलजेब्रा का।
अगेन एक्स क्यूब दे रखी है, इसके बराबर एक्स इसके बराबर दे रखा है। हमें एक्स प्लस वाई का मान बताना और 4 ऑप्शन दे रखे हैं और ये भी क्या रखा है कि भाई एक्स ग्रेटर देन 0, वाई ग्रेटर देन 0। अब भाई ये दोनों 0 से बड़े हैं तो पॉजिटिव आंसर आएगा, एक्स प्लस वाई के दोनों पॉजिटिव हो गए। तो क्या ये दोनों आंसर कभी भी मेरे किसी भी केस में बन सकते हैं? नहीं, 2 ऑप्शन में से आंसर बताना। अगर टाइम कम हो तो ऐसे में तुक्का भी लगा सकते हो आप, कोई भी मार्क कर दिया। ठीक है, अब सोल्व कर लेते हैं। प्रोसेस क्या होगा अगर एक्स प्लस वाई बताना है? यहां से आपको मिल जाएगा एक्स माइनस वाई और ये आ गया 4, और यहां से आपको मिल जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब और ये वाली वैल्यू आ गई 184। अच्छा, अब आपको पता है यहाँ पे 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, आराम से पुट करके वैल्यू को अपने आंसर निकाला जा सकता है। ठीक, 6 और नो, एक तो ये हो सकता है कोई वैल्यू दिमाग में आ जाए जिससे सेटिस्फाई कर जाए, अभी तो मेरे दिमाग में नहीं आ रहा और कई बार होता भी नहीं है, कोई फिक्स वैल्यू निकले। अगर मेरे को x प्लस वाई चाहिए तो मेरे को इसके बीच में रिलेशनशिप पता है कि x माइनस वाई से कैसे जाते हैं। हम कहते हैं x प्लस वाई मेरे पास बराबर होता है, अगर x और y पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रूट ही आ जाएगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy। तो मेरे को क्या चाहिए यहाँ पे? xy का मान चाहिए। इन दोनों से xy का मान निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। फॉर्मूला होता है x क्यूब माइनस वाई क्यूब, क्या होता है मेरे पास? ये होता है x माइनस वाई का होल क्यूब डेट इज 4 क्यूब प्लस 3xy और x माइनस वाई, ये फॉर्मूला होगा। ये हो गया 64, घटा दूंगा तो 120, 12 है, डिवाइड 120 डिवाइडेड बाई 12, xy आ गया 10। पुट कर दो, x माइनस वाई का होल स्क्वायर मतलब रूट में 4 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 10, ये कितना हो गया मेरे पास भाई? ये तो 4 अगर आपको बाहर निकालना भी है तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो 2 बाहर निकलेगा 4 की जगह, तो ये मेरे पास 4 प्लस 10 14 रह जाएगा। क्लियर? अगला सवाल हमारे पास, ये काफी लोगों ने सही कर दिया। कहता है कि भाई एक सिलेंडर है जिसका रेडियस ऑफ बेस हमें 9 दे रखा है, 5 टाइम्स द सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 सर्कुलर फेसेस। जो सर्कुलर फेस है इनके एरिया का 5 टाइम्स, तो एरिया ऑफ अ सर्कुलर फेस क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, तो मतलब पाई 9 स्क्वायर, और एक फेस का है तो 2 फेसेस है सर्कुलर, तो ये 3 गुना है इसके कर्व्ड सरफेस एरिया के। कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच, तो रेडियस तो 9 ही है और h। हमें वैल्यू बतानी है कि कैपेसिटी क्या होगी टैंक की इन किलोलीटर। हमें पता है 1 मीटर क्यूब 1 किलोलीटर के बराबर होता है और ये सारी डायमेंशंस मीटर में दे रखे, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मतलब वॉल्यूम बतानी है। वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे पाई से पाई एलिमिनेट हो गया मेरे पास, 2 से ये 2 भी कट जाएगा, एक 9 से एक 9 चला जाएगा, फिर 3 से 9 को काटूंगा तो 3, तो 5 इंटू 3 15 आ गया मेरे पास h। आंसर भी पाई की टर्म्स में पूछा तो टेंशन नहीं, खत्म। पाई 9 का स्क्वायर 81 और इंटू में 15, यूनिट डिजिट 5, एक ही ऑप्शन में है तो 1215 ही आ जाएगा। वरना रेडियस आपको यहाँ पे 9 दे रखा था तो मेरे को ये भी समझ में आ रहा था जो मेरा आंसर होगा वो किसका मल्टीपल होगा मेरे भाई? मेरे को वॉल्यूम बतानी है जो कि पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, रेडियस 9 है, 9 का स्क्वायर का मल्टीपल मतलब डिजिटल सम 9 से कटना चाहिए, तो सम ऑफ डिजिट करोगे आप 9 बनना चाहिए, तो 9 का मल्टीपल, या फिर ये 4 है, नहीं हो सकता। ये कितना है? 6 और 2 8, नहीं हो सकता। ये 9 है, हो सकता है, ये नहीं हो सकता, कम बना है ना। तो डायरेक्टली आप 9 के मल्टीपल से कर दिया होगा और मुझे लगता है मैक्सिमम लोगों ने ऐसे ही किया होगा इस क्वेश्चन को। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। कहता है एक ट्रायंगल एबीसी है जिसमें ए बी बराबर ए सी के है और कुछ दे रखा है। ये सीजीएल 2024 मेंस का एडिटेड सवाल है, मैंने यूट्यूब पे करा भी रखा आपको कितनी बार। ठीक है, मुश्किल सवाल है थोड़ा, एग्जाम में भी काफी लोग नहीं कर पाए थे, थोड़ा नया सवाल आया था। देख लेते हैं क्या है, वरना आप लास्ट के लिए छोड़ सकते थे इसे। एक ट्रायंगल ए बी सी दे रखा है जिसके अंदर ए बी मेरा बराबर है ए सी के, है ना। उसके बाद क्या रखा है? ए जी, जी एक पॉइंट है ए बी के ऊपर, कुछ इस तरीके से कि भाई अगर मैं यहाँ पे ए जी को लूं और उसके साथ जी सी को लूं और उसके साथ बी सी को ले लूं तो ये तीनों आपस में इक्वल है। तो हमें बताना है ए जी सी और जी सी बी, इन दोनों कोण का योग क्या होगा।
देखो हमेशा जब भी ज्योमेट्री का क्वेश्चन करना हो तो ये ध्यान रखो हमें क्या क्या दे रखा है और वो यूज करना है। पहली चीज तो मेरे को ये दे रखी है भाई ए बी बराबर ए सी, मतलब ये वाली दूरी इस दूरी के बराबर, तो ये दो साइड बराबर, एंगल्स में पूछा तो ये वाला एंगल और ये पूरा एंगल मेरा बराबर होगा, ये रिलेशनशिप आ गई। और बाकी ये छोटी छोटी तीन साइड्स इक्वल दे रखे हैं तो इससे भी कुछ रिलेशनशिप निकलेगी हमारी, तो वो भी हम यहीं ना कहीं यहाँ पे यूज करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अच्छा तो कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, आपके ऊपर है। जैसे अगर मैं ऊपर छोटे वाले ट्रायंगल से स्टार्ट कर लूं तो ज्यादा सही रहेगा। इसमें हमारे पास यहाँ पे दो साइड ये और ये इक्वल दे रखी हैं, तो एक काम कर लेते हैं, इसे थीटा मान लेते हैं, इसे भी थीटा मान लेंगे, तो ये वाली वैल्यू क्या हो गई 180 माइनस 2 थीटा। ये थीटा तो ये एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 2 थीटा। अब नीचे वाले ट्रायंगल में भी ये वाली साइड भाई बराबर है इस वाली साइड के, तो ये भी 2 थीटा हो जाएगा, अपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस 2 थीटा प्लस 2 थीटा 4 थीटा। तो हमने अभी तीन इक्वल साइड्स वाला यूज कर लिया। अब दो इक्वल साइड, एक ये वाली थी और एक ये वाली थी, इन दोनों का भी यूज कर लेते हैं कि ये वाला एंगल बराबर होगा इस एंगल के, तो ये है 2 थीटा, ये किसके बराबर हो गया 180 माइनस 4 थीटा प्लस में थीटा। तो सोल्व करेंगे, माइनस का 3 थीटा जाके बनेगा तो 5 थीटा और ये आ गया 180 के बराबर, तो थीटा किसके बराबर 36 के बराबर हो गया। हमें क्या क्या इन दोनों का योग बताना है, तो आप देखेंगे 180 माइनस 2 थीटा 180 माइनस 4 थीटा, तो क्या हो गया 360 माइनस में 6 थीटा हो गया। थीटा का मान कितना 36 इंटू 6 216 होता है, आपको बता ही रखा है, तो ये कितना आ जाएगा 144, 360 में घटा के। चले आगे, क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एक बिल्डिंग दे रखी है, उससे अगर एलिवेशन देखें टॉप ऑफ अ टावर का, वो हमें दे रखा है यहाँ पे 45 डिग्री और बिल्डिंग की हाइट दे रखी है 72। मैंने मान लिया एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 720, एक टावर रहा होगा उसकी कुछ हाइट रही होगी, यहां से इसके टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन अगर इसके टॉप का देखें तो ये एंगल हमें दे रखा है 45 डिग्री। अगर बिल्डिंग के बेस से टॉप का एलिवेशन देखा जाए तो ये है हमारे पास 60 डिग्री। हमें बताना है टावर की हाइट क्या रहेगी। किस तरीके से करते हैं इस तरह के सवाल को, ये 720 ये 720, आप कहते हैं सर कोई भी एक छोटा ट्रायंगल पकड़ लो वहां से स्टार्ट कर लो। मान लो ये 45 डिग्री है तो ये वाली दूरी x हो जाएगी, और अगर ये x तो सामने 45 डिग्री में बेस और परपेंडिकुलर बराबर हो जाते हैं तो ये भी x, डिनोमिनेटर में ये भी x हो जाएगा। अब अगर इस वाले ट्रायंगल को देखो तो भाई यहाँ पे एंगल 60 डिग्री है, तो ये बेस का √3 टाइम्स होता है हाइट, तो ये x √3 हो जाएगा। आप कहेंगे सर रिलेशनशिप मिल गई, मेरे को x √3 का ही मान बताना है, हाइट ऑफ टावर बतानी है। x √3 में से x को घटाऊंगा तो 720, तो x √3 माइनस x ये आ गया 720। आप कहेंगे सर x को कॉमन √3 माइनस 1 कितना 720, और यहाँ पे x अपॉन 720 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1, ये आ जाएगा हमारे पास x, है ना। सिंप्लीफाई करने के लिए आप √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1 इधर मल्टीप्लाई करोगे, है ना। और मेरे को क्या चाहिए हाइट चाहिए, तो x √3 है तो इस पूरे में √3 से मल्टीप्लाई भी कर दोगे। क्वेश्चन खत्म हो गया। आप कहेंगे सर ये 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर मतलब √3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 2 बचेगा, 2 से काटूंगा 360, और आगे किस फॉर्म में दे रखा है 3 √3 के फॉर्म में, तो मल्टीप्लाई कर दो 3 प्लस √3, ये आंसर आया। अच्छा इसको क्या क्या चीजें और सोची जा सकती हैं, ये हो गया बेसिक तरीका जो आपने कर भी लिया होगा। मेरे को ये टावर की हाइट बतानी है, तो मेरे को पहले दिख रहा है भाई ये 720 से तो बड़ी होगी, है ना। 4 ऑप्शन देखते हैं, 360 के फॉर्म में 4 ऑप्शन है। 3 माइनस √3 क्या होता है 1.7 अप्रोक्सीमेटली मान लो, तो इसका डिफरेंस 1.3 बचेगा। क्या 360 इंटू में 1.3 720 से बड़ा हो सकता है, नहीं। जहां 720 क्या है 360 इंटू में 2, तो ये नहीं हो सकता। सेम गोज हेयर, ये तो भाई ये वाली वैल्यू √3 1.7 कर दो और उसमें से कुछ घटा रहे हैं तब भी नहीं हो सकता, 2 से 360 इंटू 2 से कम है। ये वाली वैल्यू इसमें तो भाई ये नेगेटिव में है, 360 इंटू नेगेटिव आएगा, ये नहीं हो सकता। तो क्या आंसर सिर्फ यही हो सकता था अगर ऑप्शन से करते हैं। ठीक है, तो कई क्वेश्चन तो ऑप्शन से डायरेक्टली हो जाते हैं जिसमें पेन चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है।
जैसे ये वाला सवाल उनमें से ही एक है कि 11 डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशंस का हमें मीडियन दे दिया 73.2। अगर स्मॉलेस्ट 5 ऑब्जर्वेशन को 4 से घटा दें और लार्जेस्ट 5 ऑब्जर्वेशन को 3 से इंक्रीज कर दें तो मीडियन क्या होगी नई सेट की। आप कहेंगे सर 11 ऑब्जर्वेशन का मीडियन निकाला था ना हमने, तो हमारी मीडियन कौन सी टर्म होती है? 11 क्या है? ओड है। अगर ओड है तो ये होती है n+1 डिवाइडेड बाई 2h टर्म, तो ये हो गई 6 टर्म। तो मेरे पास क्या हो गया, अगर टर्म्स देखें 1 2 5 तक जाएंगी, फिर 6 टर्म आएगी जो कि मीडियन हो गई, फिर 7 8 9 10 11 तक जाएगा, तो एंड की 5 टर्म ये हो गई और स्टार्टिंग की 5 टर्म ये हो गई। 6 टर्म मेरी मीडियन है जो कि दे रखा है 73.2। अब भाई मीडियन नहीं बदलती है, आप इन वैल्यूज में कुछ भी बदलाव कर लो, इनमें कुछ भी बदलाव कर लो, देयर वॉन्ट बी एनी चेंज इन द मीडियन। ठीक है। अच्छा, एक रिजल्ट और बन सकता था इसके अंदर। देखो हो क्या रहा है बेसिकली, ध्यान से समझना इस चीज को। ये वाली वैल्यू अगर हमारी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो स्टिल ये वाली वैल्यू सारी की सारी इससे छोटी है। मीडियन जब हम निकालते हैं असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं डेटा को अरेंज, तो सबसे इससे छोटे वाली इधर आती है, इससे बड़े वाली इधर आती है। ठीक है, तो छोटे वाले हैं और इन सब में अगर मैं डिक्रीज कर दूं किसी से 4 से हम डिक्रीज कर रहे हैं, तो ये अभी भी छोटी ही रहेंगी मेरी मीडियन से, और ये वाली सारी बड़ी हैं। इसमें अगर मैं इंक्रीज कर रहा हूं 3 से, तो क्या ये अब भी बड़ी ही रहेंगी मीडियन से? बिल्कुल रहेंगी। तो मेरे मीडियन में बदलाव नहीं है, लेकिन इसमें चेंज हो जाता अगर हम क्या देते भाई इन वालों में इंक्रीज कर दिया और इन वालों में डिक्रीज कर दिया, भाई फिर तो सब उलट पुलट हो सकता था, क्योंकि हमें नहीं पता भाई ये वाली वैल्यू मान लो 73.2 है, ये वाली वैल्यू 73 और ये वाली वैल्यू 74 है। अगर मान लो इसमें मैंने क्या कर दिया 3 घटा दिया और इसमें क्या कर दिया 4 बढ़ा दिया, तो देयर कैन बी वेरिएशन। या फिर मैंने कहा कि भाई इसमें मैं क्या कर देता हूं, घटा देता हूं 1 को और इसमें बढ़ा देता हूं से 0.1 को, तो आप कहेंगे सर ये वाली रेंज ना इधर चली जाएगी, फिर तो मेरी मीडियन बदल जाएगी। तो इसलिए एग्जामिनर इस तरीके का सवाल ना पूछते हुए जैसा सवाल इस क्वेश्चन में पूछा ऐसे ही पूछेगा, और ऐसे ही पूछा था आपके एग्जाम्स में। ठीक है, तो जो छोटी वैल्यूज होंगी उन्हें डिक्रीज करेगा, जो बड़ी वैल्यू होंगी इंक्रीज करेगा, तभी हमारा मीडियन सेम रहेगा। अगर छोटी वैल्यूज को इंक्रीज कर दिया तो मीडियन बदल जाएगा, बड़ी वैल्यूज को डिक्रीज कर दिया तो भी मीडियन बदल जाएगा, या बदल सकता है। वी आर नॉट श्योर अबाउट इट। अगर डेटा नहीं दोगे तो हम कहेंगे कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो ये क्वेश्चन में अगर एक ऑप्शन दे देता मैं आपको यहां पे, कैन नॉट बी डिटरमाइंड सी एंड डी, तो उस केस में भाई फिर थोड़ा सोच लेना कि क्या होगा। अगर ये वाला ऑप्शन ही नहीं है तो फिर तो कुछ कर नहीं सकते। अगला सवाल हमारे पास ये बढ़िया सवाल था कि n का मान 65 है, तो भाई इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू बता दो। 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं आपको, तो कैसे सोल्व करेंगे? अब देखो यहाँ पे पूरी सीरीज बन रही है मेरे पास, तो जरूरी नहीं है हम पहले सिंपलीफाई करें फिर सोल्व करें, आप ब्रेक कर लिया करो। जैसे ये 1 है, 50 टर्म्स तक हमें लेना है, 1 1 1 50 बार आएगा, सम करेंगे तो 50 बन जाएगा, 1 को 50 टाइम सम करेंगे, माइनस को कॉमन ले लूं। अब आप कहेंगे सर 1/n 2/n 3/n ऐसे चलता रहेगा, तो n डिनोमिनेटर में कॉमन आ गया, और यहाँ पे मेरे पास 1 + 2 + 3 कहां तक जाएगा, 50 तक जाएगा, और n हमें दे रखा है कितना, 65। क्या क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान हो गया? अब कुछ भी नहीं रह गया इस क्वेश्चन में, अगर ये स्टेप भी सोच पाए। सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स क्या होता है, n इंटू में n+1 डिवाइडेड बाई 2, यही फॉर्मूला पढ़ा था। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे n अलग है, यहाँ पे है, तो इसे k कर देता हूँ, k इंटू में k+1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये 50 टर्म्स है, तो 50 यहाँ पे माइनस में 50 इंटू में 51 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे आ जाएगा 65। 65 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 130। तो यहाँ पे 130 हुआ, एक जीरो से ये जीरो कटेगी, तो 50 माइनस में मेरे पास 255 डिवाइडेड बाई 13। अब 4 ऑप्शन दे रखे हैं हमें। ठीक है, आप देखेंगे ये वाली वैल्यू 260 होती तो 20 टाइम चला जाता, लेकिन 20 से थोड़ा सा कम रहेगा, तो 50 माइनस 20 से थोड़ी सी कम वैल्यू, तो मतलब 30 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कोई आगे भी कैलकुलेशन नहीं करनी। देखिए इस क्वेश्चन में दे रखा है 0.3 का क्यूब प्लस 0.4 का क्यूब माइनस 0.7 का क्यूब प्लस 0.7
0.4 0.3 इंटू में 4, ये किसके बराबर होगा? 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं। आप ये पहली चीज तो ये देख सकते हैं कि भाई पॉइंट के बाद एक डेसिमल प्लेस है और इनका क्यूब कर रहे हैं, तो पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू जाएंगी? मैक्स टू मैक्स 3 वैल्यूज तक जाएगा। यहाँ पे भी पॉइंट के बाद एक वैल्यू है और 3 ऐसी वैल्यूज को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बाकी तो एक सिंगल इंटीजर है, तो पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेस तक जाएगा। तो मेरा जो आंसर होगा मैक्स टू मैक्स, वो पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेस तक जा सकता है। तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन क्या ये हो सकता है? नहीं हो सकता। इन तीनों की यूनिट डिजिट डिफरेंट दिख रही है, 0 1 4, तो यूनिट डिजिट से भी आप चाहो तो आराम से कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। बाकी और भी आसान तरीके हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे, जब भी क्यूब दिखे, मैंने आपको बता रखा है, चेक कर लेना, a प्लस बी प्लस सी 0 तो नहीं बन रहा, क्योंकि उस केस में a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या हो जाता है? 3abc। तो अगर मैं इसे a मान लूं, इसे b मान लूं और इसे c मान लूं, तो आप देखेंगे इन तीनों का जो योग है 0.3 प्लस 0.4 प्लस माइनस 0.7, ये तो 0 हो गया। इसका मतलब इन तीनों को क्यूब का सम क्या हो गया? 3abc। 3 इंटू में 0.3 इंटू में 0.4 इंटू में माइनस का 0.7, और यहाँ पे मेरे पास प्लस क्या है? 4, और ये तीनों की तीनों बिल्कुल सेम चीज है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो भाई ये माइनस को अगर मैं यहां से हटा दूं और यहां ले जाऊं तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, और ये क्योंकि प्लस में था तो 4 यहां पे लिख देता हूं। 4 इंटू में 0.3 इंटू 0.4 इंटू में 0.7, थोड़ा सा बस ऑर्डर चेंज कर दिया। ये और ये वाला पार्ट तो कॉमन है, 4 ये कॉमन ले लिया, 4 माइनस 3 आ जाएगा 1। तो मेरा आंसर 0.3 इंटू 0.4 इंटू में 0.7 ही आएगा। 4 3 या 12 7 जा 84। पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू आएंगी? 3 वैल्यू जाएंगी, तो 0.84। क्लियर है? अगला सवाल कहता है कि भाई जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है 95 और 85 का, इसे एक्सप्रेस किया जाता है 19r/2 इंटू में 8 प्लस 57 की फॉर्म में। तो हमें बताना है आर का मान क्या होगा। तो आप कहेंगे पहले तो सर इन दोनों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल, आपको पता है 95 इंटू 3 ही 285 होता है, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल 285 ही आ जाएगा। सोल्व करके आर का वैल्यू निकालोगे, इसमें से 57 घटाया तो वैल्यू कितनी आई मेरे पास? यहाँ पे आ जाएगा 8 और 228। यहाँ से काटूंगा 4, 19 इंटू 4 76, तो 76 आर इसके बराबर हो गया। कितने टाइम्स आएगा? 3 टाइम्स। क्लियर? क्वेश्चन में कहता है कि ग्रेटेस्ट नंबर बताओ जो इन दोनों को डिवाइड करें तो हमें रिमाइंडर 22 और 34 मिले। तो सबसे पहले तो हम जो रिमाइंडर है वो घटा देंगे, जिससे कि हमें वो वैल्यू मिल जाए जो ग्रेटेस्ट नंबर इन्हें जिसको डिवाइड कर पाए। तो 1129 में से 22 को घटाएंगे तो ये वाली वैल्यू 1107 आ जाएगी, और यहाँ पे मेरे पास 1879 में से 34 को घटाएंगे तो ये 5 आ गया, और यहाँ पे 4 और ये 1845। तो इन दोनों नंबर्स का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वही मेरा सबसे बड़ा नंबर होगा, जो इन दोनों को डिवाइड करके रिस्पेक्टिव रिमाइंडर्स दें। तो हमारे पास ये सारी चीजें हैं। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे देख पा रहा हूं तो मेरे को एक चीज तो पता चल रही है कि सम ऑफ डिजिट मेरा यहाँ पे 9 आ रहा है, मतलब 9 से डिविजिबल है। इसकी भी सम ऑफ डिजिट 18 आ रहा है, मतलब ये भी 9 से डिविजिबल है। तो जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा भी वो 9 का मल्टीपल जरूर होगा, है ना? तो 9 का मल्टीपल, क्या ये 9 का मल्टीपल है? नहीं है। क्या ये 9 का मल्टीपल है? नहीं है। ये है और ये भी है, तो इन दोनों में से आंसर आएगा। हालांकि आप देखेंगे ये 81 है और ये 81 का ही कोई वैल्यू में आ रहा है, इसका 81 का नहीं, 81 से ये डिविजिबल नहीं है। तो या तो आप बेसिक डिवीजन मेथड फॉलो करके इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है? या तो जैसे 81 से चेक करना है तो इस नंबर को ही मैं चेक कर लेता हूँ कि 81 से कट रहा है नहीं कट रहा। पहले 9 से काट लो तो मेरे पास ये वाली वैल्यू 1 जा, फिर 2 जा और 3। क्या ये वाली वैल्यू मेरी 9 से कट रही है? फिर से नहीं कट रही। 2 बार 9 से कटेगा तभी तो 81 से कटेगा, तो ये भी नहीं हो सकता, और मेरा इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा। वरना आप बेसिक डिवीजन मेथड यहाँ पे यूज कर सकते हैं ये करने के लिए। तो डिवीजन मेथड क्या होता है? 1107 है और यहाँ पे 1845। आप पहले 1 टाइम जाएगा 1107 और यहाँ पे वैल्यू आएगी मेरे पास 83 और ये 7। फिर इससे मैं 1107, हमारा क्या होता है इसमें जो रिमाइंडर बचता है उस रिमाइंडर से हम डिवाइड करने लग जाते हैं डिवाइजर को हर सक्सेडिंग स्टेप में। तब तक हमारे पास यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं मिल जाता, और जो लास्ट डिवाइजर होता है वही हमारा HCF कहलाता है। तो यहाँ पे हम फिर से काटेंगे 1 जा, 738 जाएगा, और ये वाली वैल्यू मेरे पास यहाँ पे 9 आ गई,
ये 6 और ये 3 और यहाँ पे है 738। अब आप देखेंगे ये तो पूरा 2 टाइम्स जा रहा है ना। 738 कट जाएगा और ये मेरा क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, मतलब ये क्या हो जाएगा इसका HCF। ये मेथड मैंने जानबूझ के करा दिया, हालांकि मैं क्वेश्चन को यहाँ पे भी छोड़ सकता था, बट ये मेथड बहुत जगह यूज होता है, आपको आना चाहिए इस तरीके से डिवीजन मेथड से HCF निकालना। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन इस पर घुमा के पूछता है, तो जरूर करेंगे, ठीक है। अगला सवाल हमारे पास कहता है मंथली इनकम मोहित और अमित की, उनका रेशियो दे रखा है हमारे पास 7:9 और दोनों 68,000 मंथली सेव करते हैं। मंथली एक्सपेंडिचर इनका 2:5 है। तो हमें बताना है मंथली इनकम अमित की क्या रहेगी। तो इनकम और एक्सपेंस का रेशियो दे रखा है, सेविंग क्या है कांस्टेंट। सेविंग कैसे निकलती है, आप कहेंगे सर इनकम में से एक्सपेंस को घटाएंगे तो हमें सेविंग मिलती है। इसका दो तरीके से कर सकते हैं, आप कहेंगे सर अगर इनकम में से इनके एक्सपेंसेस को घटा के सेविंग हमें सेम मिल रही है तो इनके इनकम का डिफरेंस और एक्सपेंस का डिफरेंस भी क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। जैसे कि मैं एग्जांपल से समझाता हूं, हमने कहा I1 माइनस E1, I2 माइनस E2, ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों सेविंग्स हैं। दोनों को अगर मैं बराबर कर दूं तो उस केस में I2 को उधर ले सकता हूं, मैं कहूंगा I1 माइनस I2, ये किसके बराबर हो जाएगा, है ना। E1 इधर आ जाएगा तो E1 माइनस E2 के बराबर आ जाएगा। तो अगर दो लोगों की सेविंग बराबर है तो उनका जो इनकम का डिफरेंस है और जो उनके एक्सपेंस का डिफरेंस है वो भी बराबर हो जाता है। तो रेशियो मेंटेन करने के लिए यहाँ पे आप कहेंगे सर 2 रेशियो और ये वाली वैल्यू 3 रेशियो। बहुत लोगों ने ये चीज डायरेक्टली इन दोनों को इक्वल करते हैं डिफरेंसेस को, लेकिन उन्हें लॉजिक नहीं पता होता कि ऐसा क्यों हो पाता है, ठीक है। अगर सेविंग इक्वल है तो इन दोनों को इक्वल करेंगे तो आप कहेंगे सर यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर और इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दो सब में, तो 21 63 और यहाँ पे 4 और यहाँ पे 10। अब डिफरेंस मल्टीप्लीकेशन में थोड़ी सी गलती है, 9 इंटू 3 27 हो, तो डिफरेंस कितना आ गया 17 का, इनकम माइनस एक्सपेंस, और यही हो जाएगी हमारी सेविंग, डेट इज 68,000। 1:4,000 के बराबर आ गया। हमसे क्या पूछा है, मंथली इनकम ऑफ अमित, तो अमित की इनकम तो 27 इंटू में 4,000, ये 10800 आ जाएगी, है ना। और क्या देख सकते थे, जब आपको अमित की इनकम का रेशियो 9 रेशियो स्टार्टिंग में दिख रहा था तो मैं कह सकता था मेरा आंसर 9 का मल्टीपल होगा। चारों ऑप्शन में 9 के मल्टीपल कितनी वैल्यू है, ये है, ये है, ये नहीं है और ये नहीं है, तो इन दोनों ऑप्शन में से आंसर आता मेरा ए और बी में से। अगला सवाल, थीटा 0 से 90 के बीच में कोई भी ले लो तो इसे सोल्व करके बता दो क्या होगा। चार ऑप्शन भी दे रखे हैं, ठीक है। तो थीटा जनरली हम जब सारे मिक्स से रखे होते हैं तो थीटा को 45 मान लेते हैं कैलकुलेशन करने की जगह। देख लो सबका सेम आ रहा है क्या, 1/√2 प्लस 1/√2, 2/√2 डेट इज √2 आ जाएगा, ये 1/2 बचेगा, ये 2 हो जाएगा और ये वाली वैल्यू क्या, √2 प्लस √2, ये 2√2। 45 डिग्री पे सारी डिफरेंट वैल्यूज रखी हैं तो कर लो सोल्व। 45 रखूंगा तो कोट 1 के बराबर हो जाएगा, तो 1 + 1 2, ऐसे 10 वाले केस में भी 2। फिर यहाँ पे साइन 1/√2 माइनस √2 और इनटू में, क्योंकि कोस और साइन बराबर हो जाते हैं, कोसेक सेक बराबर हो जाते हैं 45 डिग्री के केस में, तो मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर लिख सकते हैं। आप कहेंगे सर ये वाली वैल्यू क्या होगी मेरे पास, सिंपलीफाई करूंगा तो √2 नीचे 1 - 2 -1 बचेगा, 1 -1/√2 का होल स्क्वायर 1/2, तो 2 × 2 × 1/2, आंसर क्या बचा 2, ये आंसर आ गया, ठीक। अगला सवाल कहता है एक सॉलिड राइट सर्कुलर कोन है जिसकी हाइट 105 दे रखी है, टोटल सरफेस एरिया बता दो क्या होगा। रेडियस है 36। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन क्या होता है, ये होता है πr/l+r। तो यहाँ पे रेडियस का मान दे रखा है, स्लांट हाइट नहीं दे रखी है, निकाल लेंगे, बाकी सारी चीजें हैं हमारे पास।
तो स्लाइंट हाइट क्या होता है, इसके साथ ये 90 डिग्री एंगल होता है, ट्रिपलेट बनाता है हाइट और रेडियस के साथ। 105 36 से ट्रिपलेट बनता हुआ दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो आप इन दोनों का रेशियो ले लो। 36 और 105 में कॉमन फैक्टर क्या है, आप कहेंगे सर 3 से ये भी कट रहा है ये भी, तो 3 इंटू 12 लिख सकता हूँ, और इसे कितना लिख सकते हैं 3 इंटू 35 लिख सकते हैं। अगर ये दिख गया आपको तो 12 35 किसके साथ ट्रिपलेट बनाते हैं 37 से, ये मिल जाएगा, और 3 में मल्टीप्लाई कर लो तो स्लांट हाइट भी आ गई। सोल्व करके अपना आंसर बता देंगे। यूनिट डिजिट दो ऑप्शन की सेम है और बाकी वैसे चल रहा है, ठीक है। पाई की वैल्यू भी खुद ही रखनी पड़ेगी। एक तो आपको ये चीज समझ में आई कि जब मैं सिंपलीफाई करूंगा तो पाई में 22 होता है, तो जो भी आंसर होगा वो 11 का मल्टीपल होगा। 11 के मल्टीपल से भी आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, जैसे ये 11 का मल्टीपल है क्या ये 11 का मल्टीपल है, नहीं है। क्या ये हमारा 11 का मल्टीपल है ना। क्या ये हमारा 11 का मल्टीपल है 7 12, नहीं है, ठीक है। तो इन दोनों में से आंसर होगा, इन दोनों की यूनिट डिजिट हमें दिख गई तो क्वेश्चन वैसे ही खत्म हो गया, दोनों का अलग अलग है। तो यहां पे मेरे पास 22/7 इंटू में रेडियस है 3 इंटू 12, और ये स्लांट हाइट 111 आ जाएगी, मल्टीप्लाई करेंगे ये 36 है ही, सम कर देंगे तो ये 147, इससे कट जाएगा 21 टाइम। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या आ गई 1 2 3 जा 6 2 जा 12, यूनिट डिजिट 2, तो दिस विल बी माय आंसर, ठीक है। अगला सवाल कहता है एक आदमी एक मोबाइल फोन को बेचता है 7 to 80 रुपीज का, तो उसे कुछ लॉस होता है, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस कुछ यहां रहा होगा। अगर वो बेचता उसे 1170 का, तो उसे जो फायदा होता वो डबल होता पहले लॉस के। तो मतलब पहले अगर मान लो लॉस x रुपीज का, मतलब इसमें x और जोड़ देते तो CP बन जाता। अब इतने का बेच रहे तो फायदा कितना, जितना पहले लॉस होता उसका डबल, तो मतलब इसमें 2x जोड़ दूंगा तो ये वाली वैल्यू बन जाएगी। हमें बताना है कि कॉस्ट प्राइस क्या होगा। आप कहेंगे सर यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में चेंज कितना बढ़ा दिया मैंने, 3x बढ़ा दिया। एक्चुअल वैल्यू कितनी बढ़ गई, इसमें से ये वाली वैल्यू घटाएंगे तो ये 90 और ये 3 और x का मान 130 आ गया। 130 इसमें जोड़ दो तो ये क्या बन गया 910 बन गया। क्वेश्चन खत्म हो गया। अगला सवाल हमारे पास भाई कहता है कंपाउंड, अगर इंटरेस्ट को हम हाफ ईयरली बेसिस पे कंपाउंड करते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट बता दो 16,000 रुपीज पे 25% पर एनम के हिसाब से एक साल का क्या होगा। 25% क्या होता है भाई, आपको पता ही 1/4 होता है ना। एक साल का ब्याज इतना हो गया, आधे साल का कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 12.5, या मैं कह सकता हूं हाफ ईयर की जो ब्याज की दर है वो मेरी हो जाएगी 1/8। और यहाँ पे वैल्यू कितनी दे रखी है, एक साल का ब्याज निकालना है तो मतलब 2 साइकिल्स लगेंगी। तो कैसे करते हैं, आप कहते हैं सर आधे साल के लिए पैसा ब्याज पे देता तो 8 का बनता 9, और अगर 2 साइकिल लगेंगी तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, मतलब हमने 8 रुपीज 8 का स्क्वायर हो गया 64 इन्वेस्ट करें तो मेरे पास एक साल के बाद वैल्यू बन जाएगी 81। हमें बताना है कि भाई इंटरेस्ट कितना होगा, मतलब 81 माइनस 64, ये वाली वैल्यू हो गई 17। इसका मान हमें बताना है, अगर 64 हमारा किसके बराबर है 16,000 के बराबर है। तो कैसे करेंगे, आप कहेंगे सर काटना स्टार्ट करें अगर हम, तो 16 से कट जाएगा, ये जाएगा 4 से इसे काटूंगा तो 250, तो 1:250 के बराबर जा रहा है, तो 17 इंटू 250 मेरा आंसर आ जाएगा, और ये वाली वैल्यू यहाँ पे 4250 हो गई। एक तरीका ये हो गया क्वेश्चन को करने का। और क्या क्या चीजें सोची जा सकती हैं, आप ये भी सोच सकते थे कि भाई हमारे पास हम इफेक्टिव से ट्राई क्यों नहीं करा। देखो इफेक्टिव से ट्राई करने में दिक्कत क्या होती है मैं समझाता हूं आप। आधे साल का ब्याज हो जाता 12.5%, इसका 2 बार अगर इफेक्टिव लगाते 12.5 का, तो आप कहते सर पहले तो सम करेंगे तो 25% प्लस 12.5 इंटू 12.5 डिवाइडेड बाई 2, या फिर 25 इंटू में 25/2 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है, इतना परसेंट ये मेरा इफेक्टिव आता। तो इसमें आप एक चीज तो ये कर सकते थे कि भाई पहले तो 25% निकाल लो इसका,
इसका 25% क्या होता, 1/4 होता, तो ये भी वैल्यू होती मेरी 4000 से बड़ी होती। तो भाई 4000 से बड़ी वैल्यू रह गई ये और ये। अब हमें ये आगे सोल्व करना पड़ता, आपको पता है ये हो जाता 625 डिवाइडेड बाय 100 6.25, उसे 4 से काटते 6.25 को, तो ये वाली वैल्यू आ जाती मेरे पास 1.5625। अब इसका इतना परसेंट निकालना मतलब 1.5% से थोड़ा सा ज्यादा करना है, इसका 1.5% निकालूंगा तो ये वाली वैल्यू मेरे पास लगभग 240 के आसपास आएगी। 240 से थोड़ा ज्यादा तो 4000 में बढ़ाएंगे तो फिर ये वैल्यू पे पहुंचेंगे। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ये वाला तरीका ज्यादा सिंपल था, तो मेरे दिमाग में यही तरीका आया इस क्वेश्चन को करने का। जब भी मुश्किल वैल्यू हो तो हम कर लेते हैं, और मुश्किल और भी ऑप्शन मुश्किल होते तो मैं ये भी कह देता भाई मेरा आंसर 17 का मल्टीपल होगा। मल्टीप्लीकेशन यूज करना भी आसान हो जाता है ऐसी वैल्यू में। ठीक है, तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन हमारी अप्रोच डिफर करती है। कई बार हम इफेक्टिव लेते हैं, कई बार हम रेशियो मेथड यूज करते हैं, इट डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन। कहता है एक्स ने m रुपीज इन्वेस्ट करे 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 4 साल के लिए, और y ने x से 2000 रुपीज ज्यादा निवेश करे 20% पर एनम के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट पे 2 साल के लिए। x और y ने जो इंटरेस्ट मिला वो 10:33 है, तो हमें x की इन्वेस्टमेंट बता दो। मान लो x ने x इन्वेस्ट करा, y ने कितना करा 2000 ज्यादा इन्वेस्ट करे, y के होगी इन्वेस्टमेंट इतनी। 10% के हिसाब से 4 साल अगर इन्वेस्ट करे तो कितना ब्याज हो गया 4 × 10 40%। अच्छा, अगर y की बात करेंगे तो y ने 20% के हिसाब से 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया, तो 20% और 20% का इफेक्टिव निकालूंगा तो ये 20 + 20 40 प्लस 20 × 20 डिवाइडेड बाय 100 4, तो ये 44% आता है। आपको ये सारी चीजें पता है, तो इस पे ब्याज मिलेगा 44%, और ये रेशियो दे रखा है 10:33। हमें बताना है इसका मान क्या होगा। डायरेक्टली करेंगे, परसेंट से परसेंट हट गया, 4 से काटूंगा तो ये 11, ये 10 हो जाएगा, 10 से ये 10 एलिमिनेट, 11 से काटूंगा तो ये 3 कट जाएगा। तो मेरे पास अब सोल्व कर लो, 3x x + 2000 के बराबर, 3x में से x घटाऊंगा तो 2000, मतलब 2x बचेगा और ये 2000 के बराबर हो गया, और x का मान कितना 1000 आ गया। चले आगे, चलिए भाई ये क्वेश्चन तो देखते करने वाला था। साइन ए साइन बी माइनस कोस ए कोस बी क्या होता है, माइनस कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला है माइनस कोस 90। कोस 90 का मान क्या होता है भाई 0 होता है, तो आंसर 0 आ गया। ये तो सबने करा होगा, 63% ने, बस लोग पहुंच ही नहीं पाते इन क्वेश्चन तक, पहले ही हिम्मत छोड़ देते हैं। कहता है श्वेता और सुमन की जो प्रेजेंट एजेस हैं उनका रेशियो हमें दे रखा है 3:5। 4.5 साल के बाद जो सम होगा उनकी एज का इतना होगा, तो हमें बताना है कि श्वेता और सुमन की 5 साल पहले एज का सम क्या होगा। ये क्वेश्चन तो डायरेक्टली हो जाएगा, इसकी जरूरत ही नहीं है, आप अगर ध्यान देंगे तो ये नीड ही नहीं पड़ेगी। क्यों भाई, उनका सम अभी जो है 4.5 साल के बाद प्रेजेंट से प्लस 4.5 ईयर्स आगे जाएंगे, तो हमें सम दे रखा है 49, प्रेजेंट से हमें 5 पीछे जाना है, तो सम बताओ क्या होगा। आप कहेंगे सर गैप कितने का आ गया इन दोनों में, 5 पीछे और 4.5 आगे, ये हटाओगे तो 9.5 साल का गैप सम की बात कर रहे हैं हम। टोटल में कितने का गैप आएगा, क्योंकि 2 लोग हैं तो 9.5 इंटू में 2, एक्चुअल सम में इतने का गैप आ जाएगा। अगर ये वाली वैल्यू मेरे को निकालनी है तो ये हो गया 19 को हटा दो 49 में से, तो आंसर आ जाएगा आपका 30। क्या ही था इस क्वेश्चन के अंदर, इसकी जरूरत ही नहीं थी इनके रेशियो की, फालतू में कंफ्यूज करने के लिए दे रखा था। बहुत सवाल इस बार इस तरीके के एग्जाम्स में पूछे गए हैं सीजन में, जिसमें फालतू इंफॉर्मेशन से टाइम वेस्ट करने की कोशिश की गई है, जबकि आंसर डायरेक्टली आ जाएगा आपका। अब कहता है कि भाई एक रेगुलर पॉलीगन है जिसका इंटीरियर एंगल 12/15 है, वन ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागन। तो हमें बता दो नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या होंगे पॉलीगन के। ऑक्टागन का मतलब क्या होता है, ऑक्ट मतलब 8। ऑक्टागन एक ऐसी फिगर होती है जिसकी 8 भुजाएं होती हैं। हर एक इंटीरियर एंगल उसका कितने का होता है 135 डिग्री का होता है। तो इंटीरियर एंगल ऑक्टागन का कितना 135 डिग्री का होता है। हमें एक ऐसा पॉलीगन चाहिए जिसका इंटीरियर एंगल 12/15 हो इसका, तो जो हमें रिक्वायर्ड इंटीरियर एंगल है वो हो गया 12/15 इंटू में 135, तो ये 9 × 12 ये हो गया 108। अच्छा,
108 किसका एंगल होता है इंटीरियर, ये तो पेंटागन का होता है, ये वाली चीज भी आपको पता है, वरना बेसिक से निकालने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा दिमाग लगा लिया करो। हेक्सागन का आपको पता है इंटीरियर एंगल कितना होता है 120 डिग्री। स्क्वायर होता है हमारे पास रेगुलर क्वाड्रिलेटरल, इसका एंगल होता है 90, इन दोनों के बीच पड़ रहा है ना, तो भाई क्या होगा, पेंटागन ही होगा, इसकी 4 साइड होती है, इसकी 5 साइड होती है ना, तो पेंटागन मतलब 5। तो ये मेरे पास इंटीरियर एंगल मिल गया, मतलब मेरे को ये पता चल गया मेरी फिगर कौन सी है, 5 साइड वाली। हमें इसके पॉलीगन डायगोनल्स बताने हैं, तो डायगोनल्स कितने होते हैं, ये होता है मेरे पास n इंटू एन माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, इसकी डेरिवेशन भी करा रखी है आपको, तो ये 5 माइनस 3 डेट इज 2 डिवाइडेड बाई 2, आंसर आ गया 5, क्वेश्चन हो गया खत्म। क्लियर है या नहीं है, वरना आपको ऑक्टागन का अगर इंटीरियर एंगल भी नहीं पता तो भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप कहेंगे सर एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, ऑक्टागन में कितनी साइड्स, 8 साइड्स, तो उसका एक्सटीरियर एंगल आप कहेंगे सर 360 डिग्री डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स हमें एक्सटीरियर एंगल दे देता है, तो 8 साइड है तो डिवाइडेड बाय 8, ये आ गया 45 डिग्री। इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल क्या होता है मेरे पास 180 डिग्री, अगर एक्सटीरियर एंगल 45 है तो इंटीरियर को कितना होना पड़ेगा 135 होना पड़ेगा, तभी 180 बनेगा। ठीक, तो ये हो गया, अगर वो भी निकालना है तो ऐसे निकाल लो। कहता है एक सर्कुलर फील्ड है जिसके अंदर सीमा 7 राउंड पर आवर मार सकती है और प्रिया 5 राउंड पर आवर मार सकती है, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करती हैं सेम पॉइंट से इस टाइम पे, तो कब एक दूसरे को पहली बार क्रॉस करेंगी। तो अगर सीमा है वो 7 राउंड पर आवर मार रही है, उसके बाद प्रिया है ये 5 राउंड पर आवर मार रही है, दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे। मेरे पास राउंड का टोटल डिस्टेंस मैं मान लेता हूं r है ना, इतना ही डिस्टेंस 1 घंटे में कवर कर रही है, कि 7 राउंड के बराबर डिस्टेंस 1 घंटे में कवर कर रही है सीमा, प्रिया 5 राउंड के बराबर डिस्टेंस 1 घंटे में कवर कर रही है, यही तो दे रखा है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई ये जो इसका पूरा सरकमफ्रेंस है ये r के बराबर है। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में चलेंगे तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, आप कहेंगे सर इनका डिफरेंस ये हो जाएगा 2 राउंड पर आवर। मतलब इसका मतलब क्या है कि भाई 1 घंटे में 2 राउंड के बराबर का बीच का गैप आ जाएगा इन दोनों के बीच में। ये पहली बार कब मिलेंगी, जब आप कहेंगे सर एक चल रहा है और एक दूसरा बंदा पीछे से आके पूरा एक एक्स्ट्रा राउंड मार के इन्हें क्या कर दे, धप्पा कर दे, तो दोनों मिल जाएंगे क्योंकि सर्कुलर ट्रैक पे मूव करनी है। तो 2 राउंड का गैप इनके बीच में आता है 1 घंटे के अंदर। 1 राउंड का गैप कितने में आएगा, आप कहेंगे सर 1 आवर को 60 मिनट लिख सकते हैं, 60 मिनट डिवाइडेड बाई 2, ये 1 राउंड का गैप इनके बीच में आएगा और ये तभी मिल जाएंगी, तो 30 मिनट। 30 मिनट इसमें जोड़ दो, 1 आवर 44 में 30 मिनट को जोड़ दूंगा तो क्या आ जाएगा 12 14, और ये AM है तो PM हो जाएगा। क्लियर है या नहीं है, बताओ जल्दी से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 12:14 AM नाम की कोई चीज नहीं होती, 12:44 AM नाम की कोई चीज नहीं होती। ठीक है, जब PM की बात करते हैं तो PM हमारा 12 बजे के बाद, पहले 12:14 PM से लेके 1, फिर वो 1 PM आएगा 12 के बाद, फिर 2 PM, इस तरीके से चलता है। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अगला सवाल हमारे पास कहता है कि 2 सर्कल हैं, इनके डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ हमें दे रखी है 11, कॉमन इंटरनल टेंजेंट होता है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, इसकी लेंथ हमें दे रखी है यहाँ पे 7। तो हमें बता दो भाई रेडियस का प्रोडक्ट क्या होगा। इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला आपको करा रखा है भाई, जो इनके रेडियस है ये R1 मान लो, ये R2 मान लो, 4R1 इंटू R2 ये होता है बराबर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का स्क्वायर माइनस ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का स्क्वायर। आप देखेंगे 4R1 R2 ये इनका प्रोडक्ट ही पूछा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाओगे तो a माइनस बी 11 माइनस 7 4 और a प्लस बी 11 प्लस 7 18, 4 से 4 कट गया, R1 R2 कितना आ गया 18 आ गया। ठीक है, अगला सवाल कहता है एक पर्सन का जो मंथली एक्सपेंस है वो 18.18% ज्यादा है उसकी मंथली सेविंग्स है। तो सेविंग और एक्सपेंस 18.18% आपने कहां पढ़ा है, याद करो परसेंटेज में, क्या ये 2/11 पढ़ा है। तो मैं कह सकता हूं यार ये सेविंग 11 है तो +2 कर दो, एक्सपेंस हो गया 13।
इनकम कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे सर इन दोनों का सम इनकम हो गई 24। फिर मंथली इनकम इंक्रीज करके 33.33%, तो 33.33% होता है 1/8। तो इनकम में चेंज कितने का आया? आप कहेंगे सर 8 से इंक्रीज कर जा रही है। मंथली एक्सपेंस इंक्रीज कर जा रहा है 60% से, तो इसका 60%, 13 6 78, तो 7.8 से एक्सपेंस इंक्रीज कर गया। अगर सेविंग में जो इंक्रीज है वो 1040 का है, आप देखेंगे यहाँ पे 8 में से 7.8 को घटाया तो मेरे पास वैल्यू बचेगी यहाँ पे 0.2। तो ये मेरी सेविंग इंक्रीज हुई, और ये वाली वैल्यू किसके बराबर दे रखी है? 1040 के। तो हमें बताना है इनिशियल एक्सपेंस कितना होगा, तो मतलब 13 रेशियो का मान बताना है। अच्छा, हालांकि हमने पूरा क्वेश्चन सोल्व कर लिया, लेकिन हमें पहले ही देखना चाहिए था कि भाई एक्सपेंस 13 रेशियो का मान बताना है, तो 13 का मल्टीपल कौन सा ऑप्शन में? आपको पता है ये 26 का स्क्वायर होता है 76, तो 13 से कट ही जाएगा। ये 24 का स्क्वायर होता है तो 13 से नहीं कटेगा। क्या ये 13 से कट रहा है? 3 जन नहीं कट रहा। क्या ये वाली वैल्यू 13 से कट रही है? नहीं कट रही, तो यही आंसर होगा। बाकी फिर भी आप निकाल सकते हैं। मेरे पास 0.2 इसके बराबर है, इंटू 5 करूंगा तो 1 आ जाएगा, और इंटू 13 कर दूंगा तो रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे 52 इंटू 13 ही आ जाएगा 6। चलें आगे। अगला सवाल कहता है एक ट्राइंगल ABC है जिसके एंगल A 63 दे रखा है, एंगल B हमें 50 डिग्री दे रखा है, और एंगल B और एंगल C के जो बाइसेक्टर हैं वो टकराते हैं P पॉइंट पे। हमें मान बताना है BPC, दिस एंगल, माइनस PCA माइनस दिस एंगल, इन दोनों का डिफरेंस बताना है। कैसे सोल्व करेंगे? सबसे पहले तो भाई ये एंगल बाइसेक्टर है ये, तो ये वाला एंगल कितना आ गया? 50 का आधा 25। ये 63 है, तो ये वाला एंगल क्या होता है? ये तो भाई मेरा क्या हो जाएगा? इन सेंटर हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलके बनाया, तो ये हो जाएगा 90 प्लस 63 डिवाइडेड बाई 2। ये फॉर्मूला होता है। ये वाला एंगल मिल गया, ये वाला एंगल निकाल सकते हैं यहाँ से, और जो ये वाला एंगल होगा यही इसके बराबर होगा क्योंकि एंगल बाइसेक्टर बना है। तो ये वाला एंगल होगा आपका, इन तीनों का सम 180 बनेगा, तो 180 माइनस में 25 प्लस 90 प्लस 63/2, ये मेरा ये वाला एंगल हो गया है ना। और मेरे को क्या है? इसका इसमें से इसे घटाना है, तो आप कहेंगे सर 90 प्लस 63 डिवाइडेड बाई 2 में से मेरे को ये वाली वैल्यू घटानी है। बताइए क्या आंसर आएगा? क्या वैल्यू बनेगी? आप कहेंगे सर 90 प्लस 63/2 में से ये माइनस है, तो माइनस माइनस यहाँ पे क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा इधर आके। तो ये 90 प्लस 90 तो 180 बन जाएगा, जो इस 180 को घटा देगा। 63/2 प्लस 63/2 63 बन जाएगा, और ये 25 प्लस हो जाएगा 63 में। तो ये वाली वैल्यू कितनी होगी मेरे पास? ये वाली वैल्यू हो गई मेरे पास 88। कितना आसान हो गया क्वेश्चन। मतलब जो इन दोनों का डिफरेंस है वो किसके बराबर? इसका सम प्लस इसके सम के बराबर है। क्लियर? रिजल्ट याद करने की जरूरत नहीं है, ये तो हमने वैसे निकाल लिया। एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, क्या कितने रिजल्ट याद करेंगे। आखिरी सवाल आज की क्लास का, बढ़िया सवाल। कहता है कि जो टैप्स हैं उनका डायमीटर हमें दे रखा है इतना इतना इतना, जो पानी इनसे फ्लो करेगा वो प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ देयर डायमीटर्स। ऑब्वियसली बात है, जैसे टैप है, घर की टंकी भी आप देखते होंगे, तो उसका बॉटम पोर्शन ऐसे ही होता है ना, टैप का सर्कुलर पोर्शन होता है, तो इसका कुछ रेडियस रहता होगा। जो इससे पानी फ्लो करेगा वो क्या होता है? इसी एरिया से निकल रहा होता है, तो जो उसका रेडियस, इसका बेस एरिया देखेंगे तो वो पाई आर स्क्वायर होता है। तो कहीं ना कहीं वो रेडियस के स्क्वायर के प्रोपोर्शन होता ही नहीं होता टैप से जो पानी फ्लो करेगा, है ना। तो वही चीज यहाँ पे दे रखी है कि जो पानी उससे फ्लो करेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर स्क्वायर ऑफ देयर डायमीटर्स दे रखा है। डायमीटर कर लो या रेडियस कर लो, क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी की बात है, पाई कांस्टेंट है, 2r डायमीटर होता है, तो वो भी क्या हो गया? प्रोपोर्शनल टू डायमीटर स्क्वायर हो गया, ऐसे भी कह सकते हैं। जो बिगेस्ट टैप है वो 65.62 मिनट में टैंक को खाली कर सकता है। तो अगर तीनों टैंक को तीनों टैप्स को खोल दिया तो जो बिगर टैप है वो इतने मिनट में भर सकता है। तो तीनों टैप खोल देंगे तो कितने टाइम में हमारा टैंक भरेगा, ये बताना है।
4 ऑप्शन भी दे रखे हैं, काफी क्लोज दे रखे हैं। चलिए सोल्व करते हैं। आप कहेंगे सर पहले डायमीटर है 2.4, 3.2, 4.1, इनके रेशियो के प्रोपोर्शनल है ना, तो पॉइंट को हटा दो, 24, 32 और 41 है ना। इनके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है तो स्क्वायर कर लो, यही क्या आ जाएगा, इनकी एफिशिएंसी का रेशियो हो जाएगा कि इनकी एफिशिएंसी क्या रहेगी। ये आ जाएगा मेरे पास 576 क्योंकि कुछ कट नहीं रहा, ये आ जाएगा 1024 और ये वाली वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 1681। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, ये वाला टैप इसकी एफिशिएंसी ये है सबसे, सॉरी बिगेस्ट टैप है ये, तो इसकी एफिशिएंसी है मेरे पास 16.81। इसको कितना टाइम लग रहा है पूरे टैंक को भरने में, 65.62, तो एफिशिएंसी इनटू टाइम ये हो गया मेरा टोटल वर्क। तो टोटल वर्क ये है, और इन तीनों को समेशन करके अगर मैं इससे डिवाइड करूंगा तो वो क्या देगा मेरे को, अपना एक्चुअल आंसर देगा कि क्या वैल्यू आएगी। ठीक है, तो इन सब की वैल्यू को सम करना पड़ेगा। 81, 105, 1 कैरी फॉरवर्ड 6, 16, 32, 3281 आ रहा है। दिस विल बी माई टोटल टाइम। यहां से आपको क्लियरली दिख रहा है कि इसका 2 टाइम्स कट रहा है ना, पॉइंट को हटा के नीचे 100 ले लेंगे तो ये 2 टाइम चला गया। अब आपके ऊपर, आप इसे काटना चाहो काट लो, वरना देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 50 दिख रहा है, मतलब सबको काट के कैलकुलेशन वगैरह कर रखी है। क्या हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत है क्या, कुछ मुझे नहीं लगता करने की जरूरत है। आप कहेंगे सर 50 है ना, इसे एज इट इज रखो, फ्रैक्शन ये अलग छोड़ देते हैं, जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसमें अगर मैं क्या करूं, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, कोई दिक्कत नहीं। जल्दबाजी में सिली मिस्टेक मत करना, जब मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मेरा मकसद सिर्फ इतना सा है कि ये 33 प्लस ये है और इसका मान यही होता है। ऊपर नीचे हम 2 से मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत थोड़ी है उसमें। ये कर दिया तो डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा मेरे पास, और यहाँ पे पॉइंट के बाद वैल्यू मिल जाएगी। अब आप 100 से अगर मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई करके निकालूंगा तो आपके पास वैल्यू आएगी यहाँ पे मेरे पास 6232, और डिवाइडेड बाय 100 तो ये, तो 32.62, तो 33.62 सॉरी 33.62 कहां पे मिलेगा, 33 ये रहा, और 62 डिवाइडेड बाय 100 ये मिल गया मेरे को। यहाँ पे 31.62 मिलेगा, यहाँ पे 33.42, इस तरीके से चलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। तो दिस मार्क्स द एंड ऑफ दिस क्लास। आई होप मजा आया होगा, बहुत कुछ सीखा होगा। बाकी जो लोग आरबी का पेड टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं टीयर 2 का, वो ले सकते हैं। अगर आपका ये टेस्ट छूट गया है बाई चांस, तो आपको कहाँ पे मिलेगा, सीजीएल टीयर 2 लाइव मॉक्स में जाके, वहां पे जाके पेड टेस्ट सीरीज यूजर है तो अटेम्प्ट कर सकते हैं। और जो लोग फ्री टेस्ट सीरीज यूजर है, बाद में एनालिसिस के लिए भी देखना चाहते हैं इस टेस्ट को, तो आपको वो यहीं पे इसी लोकेशन में जाके आप फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हैं। एप्लीकेशन पे टेस्ट कंडक्ट होने के बाद फ्री कॉस्ट यूजर्स को नहीं दिखता है, लेकिन वेबसाइट पे दिखता है, तो वहां पे आप जाके देख सकते हैं। अटेम्प्ट जो पेड यूजर्स हैं वही कर पाएंगे, ये पूरी लोकेशन आपको मिल जाएगी। बाकी मैं रिकमेंड यही करता हूं कि आप कॉम्बो टेस्ट सीरीज लें, जिसमें जो फुल लेंथ सेक्शनल टेस्ट है ये तो इंपॉर्टेंट है ही, इसके अलावा जो मैथ्स के टॉपिक वाइज टेस्ट है उसमें हर टाइप इंक्लूडेड है आपकी प्रैक्टिस के लिए। वहां से बहुत बढ़िया प्रैक्टिस मेंस लेवल के सवालों के साथ आपकी हो जाएगी। इसके अलावा रीजनिंग, इंग्लिश, इन सब की जो टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है बहुत अच्छी है, और उनके साथ हम टारगेट ग्रुप भी स्टार्ट कर चुके हैं, जिससे कि आपकी कंसिस्टेंसी बने। जैसे सीजीएल टीयर 2 के लिए 22 अक्टूबर से हुआ था। सीजीएल 2026 एस्पिरेंट्स के लिए जिन लोगों ने सिलेबस एक बार पढ़ रखा है, प्रैक्टिस करनी है बढ़िया, उनके लिए 27 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, इसमें 75 डेज प्लान होता है और इसमें 120 डेज का प्लान होता है। आप इसमें 499 में कॉम्बो टेस्ट सीरीज को परचेज करके अपनी तैयारी को और बूस्टअप कर सकते हैं, और डेली कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आपको मिलेगी। डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप में आपको डेली के टारगेट्स दिए जाएंगे, जिससे आप फॉलो कर सकते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, कोर्स की वैलिडिटी तो 9 मंथ्स ही रहेगी, कॉम्बो टेस्ट सीरीज की तो सेम ही प्लान में आप दोनों के दोनों एक्सेस भी कर सकते हैं। और इसमें भी अभी क्योंकि पहले न्यू टॉपिक्स कवर किए जाते हैं, तो इसलिए ज्यादा टेस्ट का वो नहीं दे रखा अभी टारगेट, तो वो 15 दिन, मतलब 22 अक्टूबर के 15 दिन जोड़ दो, उसके बाद से आपको डेली बेसिस पर बहुत ज्यादा टेस्ट मिलेंगे टारगेट में। ये सारे टेस्ट आपको इसके अंदर मिलते हैं। बाकी कंप्लीट तैयारी अगर आपको करनी है तो उसके लिए
आपको आरबी के ऑफिसर बैच में जुड़ना चाहिए, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स की सारे क्लासेस प्लस कॉम्बो टेस्ट सीरीज सब कुछ इंक्लूडेड होता है। इसके अलावा ये आपने लिया तो आरबी पे कोई और प्रोडक्ट आपको परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसे ही मैथ्स का कोर्स अवेलेबल है, तो वो मैथ्स अगर आपको पढ़ना अच्छे तरीके से तो मेंस स्पेसिफिक आप 4 मंथ्स की वैलिडिटी वाला प्लान भी ले सकते हैं। इफ यू वांट टू प्रिपेयर, आपको मेरा पढ़ाने का तरीका, जिस तरीके से मैं क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ, ये चीजें समझ में आती हैं और आपको लगता है मैं रेलिवेंट चीजें आपको सही तरीके से बता सकता हूँ, तो डेफिनेटली आप अपनी तैयारी को एक लेवल अप कर सकते हैं मेरे साथ। और हर क्लास के आपको कोर्स के अंदर हम इस तरीके की पीडीएफ दे देते हैं जिससे कि नोट्स बनाने में आपको काफी आसानी रहे, और कोर्स का कंटेंट टेस्ट फॉर्म में भी अवेलेबल रहता है कि आप डायरेक्टली टेस्ट फॉर्म में दे पाए। जैसे मैथ्स टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है, तो वो मैथ्स कोर्स यूजर्स के लिए ऑलरेडी फ्री है, क्योंकि उसमें मैथ्स कोर्स का ही कंटेंट आपको मैथ्स टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज में मिलता है काफी हद तक, जो ये वाली टेस्ट सीरीज है आपकी। ये चलिए गाइस, आप लोगों से अलविदा लेता हूं। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद। क्या आप एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और कंफ्यूज्ड हैं कैसे प्रिपरेशन करें? देखो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आपको निकालना है तो सबसे जरूरी है आपका उसमें हार्ड वर्क, उसके बाद राइट स्ट्रेटेजी एंड राइट गाइडेंस। मैं शुभम जैन, एक्स जीएसटी इंस्पेक्टर, जिसने अपने 7 साल के टीचिंग करियर में लाखों बच्चों को ट्रेन किया और उनकी ड्रीम जॉब तक पहुंचने में मदद करी है। मैंने खुद एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन को फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला था, तो आई नो द बेस्ट मेथड जिससे कम से कम टाइम में अपन प्रिपरेशन तक कर सकते हैं। आप लोगों के लिए लेके आया हूं ऑफिसर बैच, एक ऐसा बैच जिसमें बेसिक्स टू हाई लेवल सारी चीजें आपको कराई जाएंगी। मैथ्स में उसमें मैं खुद पढ़ाता हूं, साथ ही साथ आपको उसमें एक दिया जाता है टारगेट ग्रुप, जिसमें आप डेली बेसिस पे आपको टारगेट दिए जाएंगे, आपको वो फॉलो करने हैं और आप लिमिटेड टाइम के अंदर अपने कोर्स को कवर कर सकते हैं। साथ ही साथ एक डाउट ग्रुप भी होगा जिसमें मैं खुद अवेलेबल रहूंगा। आप कोई भी क्वेरी अपने डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं और अपनी सही गाइडेंस में प्रिपरेशन को आगे ले जा सकते हैं। डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट में आप अपनी कंप्लीट तैयारी करेंगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा बढ़ेंगे। साथ ही साथ कोई भी चीज आप पढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड टेस्ट वहां पर अवेलेबल रहते हैं, जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर पाए। प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज कोर्स के साथ आपको मिलेगी। इसके साथ साथ आपके लिए एक एड ऑन भी है, जो लोग स्टेट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, जैसे जिसमें हिंदी पूछा जाए, स्टेनोग्राफी की कुछ बच्चे प्रिपेयर कर रहे होते हैं, या फिर कंप्यूटर कुछ एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो उसकी क्लासेस भी हमने ऑफिसर बैच के अंदर इंक्लूड कर दी है, मैथ्स, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग के साथ साथ। तो एक कोर्स में आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। आप लोगों के लिए एक ऑफर भी है, अगर आप एग्जाम 10 कोड यूज करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा ऑफिसर बैच के ऊपर। अगर आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट के कोर्सेज लेना चाहते हैं तो दीज आर ऑल्सो अवेलेबल एट वेरी अफोर्डेबल प्राइसेस, तो आप यू कैन एनरोल इन दोज कोर्सेज एज वेल। जय हिंद।